इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज इंडिया ने 4-1 से अपने नाम कर ली है और इंडिया ने पिछले सालों में बहुत टेस्ट सीरीजें जीती हैं। स्पेशली घर पे बात करेंगे, इस सीरीज से पहले लगातार 16 सीरीज इंडिया अपने नाम कर चुकी है। तो क्या ये जो टेस्ट सीरीज है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीरीज जो रहा था, जहां से कॉन्टेक्स्ट शुरू हुआ था सीरीज का, बैच बॉल वर्सेस इंडिया, उसके अलावा इंडिया के लिए सीनियर प्लेयर की अनअवेलेबिलिटी और इंडियन क्रिकेट जिस ट्रांजिशन से अभी जा रहा है, उन सबको अगर ध्यान रखें तो क्या ये इंडिया के लिए अब तक की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज विन है? इस पर हम बात करेंगे आज के वीडियो में और इस पर बात करने के लिए हमारे पड़ोसी से बेहतर तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इसी इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में 3-0 किस तरह से मारा था। तो वो शायद बेहतर समझते होंगे कि इंग्लैंड किस तरह की खौफनाक टीम रही है पिछले 2 सालों में अंडर ब्रेंडन मैकलम और अंडर बेन स्टोक्स, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है। तो सैयद मोहित भाई से बात करते हैं और जानते हैं उनसे कि क्या ये सीरीज एक्चुअल उतनी बड़ी सीरीज है जो हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स जो आज हमारी लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन हुए हैं, एंड वेलकम टू आशीष एज वेल। आई होप आप खैरियत से हो गए। आशीष बड़ा आपने मसाला डाल के चटपटा, वो जो कहते हैं ना छोले भटूरे जब हम खाते हैं, चटनियां वगैरह साथ ला के आपने साथ ही पाकिस्तान को डाल दिया। पाकिस्तान को तो छोड़ दो, वो जो सारी रोड पिचेस है उस पे आपने बेन स्टोक्स को आपने इतनी हाइप दे दी कि बेन स्टोक्स समझ रहा था कि बेन स्टोक्स एशिया में कहीं भी जाके वो बेसबॉल के ऊपर डोमिनेंस कर सकता है। जो सारे एक हाइपोथेटिकल बबल में आ गए थे कि हम इंडिया जाएंगे, फिर इंडिया से हम टेस्ट सीरीज जब जीत के आएंगे, हम वो वाहिद टीम हो गए, हमने ही 12 साल पहले टेस्ट सीरीज जीती थी। बहुत हो, लेकिन इस अप्रोच को मैं ये नहीं कहता कि अप्रोच गंदी है। ये अप्रोच बहुत अच्छी है इंग्लैंड की। इस पे फेलियर्स आएंगे क्योंकि देखे ये उससे बेहतर है जो पिछले जो इंग्लैंड कर रहा था, जो ट्रेडिशनल इंग्लैंड ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल रहा था, उससे कम से कम बेहतर है। और जो बट आपका सवाल था इंडिया का, कि इंडिया की ये बिगेस्ट टेस्ट सीरीज विन है, आशीष देखे इंडिया ने ऐसी बहुत सी टेस्ट सीरीज जीती है। जब हम थे भी नहीं, तो जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले इंडिया ने जब अपने घर में माइटी ऑस्ट्रेलिया को मारना, उस टाइम की ऑस्ट्रेलिया जब गिलक्रिस्ट पॉन्टिंग वगैरह होते थे, वो होम सीरीज की भी वैल्यू बहुत होती थी। और इंडिया की जो सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा, जो मुझे इंडिया की बिगेस्ट टेस्ट सीरीज इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जो मुझे लगती है, वो गाबा सीरीज ही है। क्योंकि 36 पे ऑल आउट होने के बाद ना कोहली ना रोहित, तब आपकी इतनी हाइप भी नहीं थी बीसीसीआई की, ना इतना फ्लेवर था कि बीसीसीआई कोई एक बहुत ही एक्सटर्नल बॉडी है। वो बीसीसीआई का इतना दबदबा नहीं था, और तब इंडियन यंग प्लेयर्स, नेट अरे बॉलर्स, नहीं भाई, हम नेट 20 साल प्लेयर्स। पहले की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2 साल पहले की बात कर रहे हैं। बीसीसीआई आई थिंक जब से आईपीएल नहीं स्टार्ट नहीं, हुआ है मैं उसके सॉरी, दो अपने चार आप साल को बाद करेक्ट, से, हाँ अपने दो आप चार को साल करेक्ट बाद से करूंगा। तो वो, हाँ, लेकिन बीसीसीआई इसमें के बजाय मैं कहना चाहूंगा क्रिकेट इंडियन में यंग क्रिकेट। बीसीसीआई, हाँ क्रिकेट, उसमें बीसीसीआई का कोई वो नहीं था, मतलब सीरीज जीतने में प्लेयर्स हैव टू प्ले वेल, तो वो उन्होंने अच्छा खेला था। एग्जैक्टली, एंड हाउ दे have approached themselves in the Gaba Test series, especially ऋषभ पंत। हम सब ऋषभ पंत तो करते हैं, लेकिन जिस तरह हर एक बंदे ने अपना रोल चिप इन किया था, चाहे वो फील्डिंग में शुभमन गिल हो, उधर नटराजन हो, जो सारे नेट बॉलर्स उठ के आ गए और कितने डेब्यू कराने पे। और आप लोगों को शायद ऋषभ पंत का आपने रिसेंटली इंटरव्यू देखा था कि 11 पूरी करना मुश्किल हो गई थी, ऐसे हालात आ गए थे। और फिर उसके बाद ये टेस्ट सीरीज जीतना, वो भी एक फुल फ्लेज ऑस्ट्रेलिया के सामने बिगेस्ट टेस्ट सीरीज विन ऑफ इंडिया वो ही रहेगी, क्योंकि अवे की सिग्निफिकेंस है। लेकिन ये इसको रिकग्नाइज करना चाहिए जो ये टेस्ट सीरीज की विन है। क्यों रिकग्नाइज करना चाहिए? इसके फैक्टर्स है। सबसे बड़ा फैक्टर, आप कोहली नहीं था आपके पास राहुल नहीं था, आपके पास शामी नहीं था। हमेशा एक टैग दिया जाता है कि विराट और रोहित पे ये टीम है, विराट और रोहित पे ये टीम है, विराट और रोहित पे टीम है। बहुत सारे, मैं ट्विटर पे वगैरह देखता हूँ, बहुत से फैंस और बहुत से कुछ क्या कहते हैं तज्जियाकार, उन्होंने भी अपना ये राय दिया कि विराट और रोहित है तो स्टेबिलिटी इंडिया में। अब इंडिया के लिए इस बार विराट के ये 5 टेस्ट ना खेलना, वो इतने अच्छे साबित हुए, इतने लुक्रेटिव साबित हुए हैं कि विराट 5 टेस्ट नहीं खेला, उसके इंडिविजुअल की तो एक वो है कि हाँ विराट अगर खेलता है ऐसी पिचों पे, विराट 2 से 3 से 4 सेंचुरी आराम से ठोक देता। आराम से विराट 2 3 4 सेंचुरी, ये तो एक है। लेकिन जो असल इंडियन है, जो असल
क्या कहते हैं अपने मुल्क से प्यार करता है, उसको इतनी खुशी हो रही होगी इस टाइम कि विराट नहीं था, उसके बगैर हम जीते और किस कॉम्प्रिहेंसिवली जीते हैं विद द लाइट्स ऑफ द यंग इंडियन क्रिकेट, जो अब आगे इस लेगेसी को लेके जाएगी, जो जिन्होंने आगे इस टीम, जो इनके हाथों में टीम आएगी और इन्होंने फिर इस टीम को कैरी फॉरवर्ड लेके जाना है. सो दिस वाज अ वेरी So वेरी that ग्रेट विन is, फ्रॉम इंडिया. yes, that is why I am saying, I know, like, this is not going to be at number one, but अगर टॉप थ्री टॉप फोर सीरीजेस मैं अगर उसी आप पे आ रहा देखेंगे, था, मैं उसी पे आ रहा था, मैं हाँ उसी पे आ टॉप रहा फोर था. टॉप थ्री में अगर देखें तो देन आई थिंक, बिकॉज देखो ये एक मेरे हिसाब से इंडियन क्रिकेट ये ट्रांजिशन का दौर है, यहाँ से आपके जो नए प्लेयर हैं उनका आना था और ये कुछ टाइम से चल रहा है, जैसे हमने जब से साइड लाइन किया पुजारा रहाणे और इन प्लेयर्स को, सीनियर प्लेयर को, ईशांत शर्मा को, इवन अब हमने उमेश यादव को भी कर दिया, रिद्धिमान शाह को कर दिया. सो धीरे धीरे करके अब हमें इन सब के रिप्लेसमेंट लेके आने थे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सीरीज विन बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स सपोज आप ये सीरीज हार जाते तो ऑब्वियसली फिर परफॉर्मेंस नहीं होती प्लेयर की, और परफॉर्मेंस बहुत नहीं होती तो क्रिटिसिज्म भी होता होना क्या, था. हाँ रोहित शर्मा का भी क्रिटिसिज्म होना था, टीम का भी होना था, प्लेयर्स का भी होना था, और दुनिया आज ये कह रही होती कि इंडिया जो बात करती थी कि हम 4 टीम बना सकते हैं, हम 6 टीम बना सकते हैं, और वो 11 पूरी नहीं कर पा रहे, ऐसे 11 प्लेयर उनके पास नहीं है जो सीरीज जीत सकें. सो दैट इज वाई दिस विन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. आई नो इट्स नॉट लाइक नंबर वन, बट आई बिलीव ये टॉप थ्री में फीचर होगी मेरे हिसाब से. व्हाट डू यू से? आई थिंक ये जो है मेरा इस पे टेक ये है कि मैं देखे आशीष भाई, जो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से जो एक गेम देखता है ना, जो भी, जैसे मेरी कंट्री नहीं है इंडिया ना इंग्लैंड है, मैं एक न्यूट्रल था. जो मैंने इस सीरीज में एंजॉय किया ना, कि जब जब इंग्लैंड ने मोमेंटम पकड़ा है, तब तब इंडिया ने उसे ब्रेक डाउन किया है. मुझे बड़ा अच्छा लगा, यस. रोहित की कैप्टनसी इंप्रूव लगी, बड़ी इंप्रूव कैप्टनसी की. बहुत रोहित शर्मा पे क्रिटिसिज्म था हैदराबाद टेस्ट के बाद, और जिस तरह से उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई और यंग प्लेयर्स को जिस तरह वो लेके गया, एक होता है ना फादर फिगर, उस तरह रोहित रहा इस पूरी सीरीज में, एक अकेला यंग सीनियर प्लेयर विदाउट विराट. वरना आपको पता है विराट नहीं साथ नहीं, चैंपियनशिप में खेलता रहता है. अश्विन भी हैं, बुमराह भी हैं, तो नहीं, वो एक इट इज विराट नॉट और लाइक रोहित की एक वन सीनियर. सिग्निफिकेंस है ना, लाइक द नहीं नहीं, लीडर्स, लाइक आई द नो बिग टू लीडर्स. सिग्निफिकेंस है, बट 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं अश्विन ने भी, तो यू कैन नॉट हाँ, से कि अश्विन ने सीनियर खेली है, प्लेयर नहीं लेकिन था. मैं ये नहीं कह रहा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं. मेरा कहने का कॉन्टेक्स्ट ये था कि विराट और रोहित हमेशा एक फादर फिगर रहते हैं ना टीम के, कि आपको वो नहीं, बच्चे आते लेकिन हैं वो पहले. क्रिकेट क्रिकेट सिर्फ उससे नहीं चलती ना कि कोई बड़ा नाम आपकी टीम में है तो आपकी टीम बेहतर है. You have तो ये to be इसी have वजह से तो इस good players with like good experience, जो प्ले किया. आर अश्विन ने भी किया, और थर्ड टेस्ट मैच में रोहित के साथ जडेजा ने जो 100 किया, बुमराह ने सेकंड टेस्ट मैच में बाइजैक में जो स्पेल डाला, फिर अश्विन ने जो फोर्थ टेस्ट मैच में डाला, और देन कुलदीप यादव, देखो कहने के लिए वो 12 टेस्ट मैचेस खेले हैं, बट ही हैज बीन अराउंड इन इंडियन क्रिकेट फॉर लास्ट 7 or 8 years. सो ही इज नॉट यंग प्लेयर. वो ठीक है, उनका इमरजेंस एक कुलदीप यादव वर्जन 2.0 आप कह सकते हैं कि आया है, बट ये कुछ प्लेयर थे जिन्होंने लाइक जब जरूरत थी तो स्टेप अप किया है उन खिलाड़ियों ने. यंगस्टर भी थे, बट देखो बात ये ज्यादा हो रही है कि यंगस्टर्स ने सीरीज जिताई है. ऑब्वियसली यंगस्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बिना उनके रोल के आप सीरीज नहीं जीत सकते थे, बट जब सीरीज में वो मूवमेंट्स मैटर करते थे, जब आपको जीतने थे, वो सीनियर प्लेयर्स ने स्टेप अप किया है जहां उनको करना चाहिए था. सो आई बिलीव कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यंग प्लेयर एंड सीनियर प्लेयर एज वेल, बिकॉज विदाउट जसप्रीत बुमराह के स्पेल के बाइजैक में जो डला था, आप गेम चेंज कर ही नहीं सकते थे. आप गेम में पीछे थे, और बुमराह ने उस डेड विकेट पर, डेड इन द सेंस बैटिंग पैराडाइज पर, जो रिवर्स स्विंग बड़ा का बैटिंग डिस्प्ले था, पैराडाइज विकेट. इट वाज आउटस्टैंडिंग. रोहित और जडेजा की पार्टनरशिप नहीं लगी होती तो आप तीसरे टेस्ट मैच में कभी वापस नहीं आ सकते थे. 3 विकेट जिस तरह से निकल गए थे, देन फिर फोर्थ टेस्ट मैच में भी आप अगर देखें तो उतना नहीं था, बट स्टिल अश्विन ने आके सेकेंड इनिंग में 5 विकेट लिए. ध्रुव जोरेल का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप रही कमाल का कुलदीप नॉक. यादव के साथ, फर्स्ट इनिंग में, तो कुलदीप यादव का रोल वहां पर भी था. और फिर सेकेंड इनिंग में शुभमन गिल, तो वो भी यार 20-25 टेस्ट मैचेस खेले हुए प्लेयर हैं, है ना, तो वो रहा. और फिर अभी लास्ट टेस्ट मैच, आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट कुलदीप यादव एंड आर अश्विन. तो ये सीनियर प्लेयर्स का है, बट सेम टाइम आप देखो यंगस्टर का, तो यशस्वी जायसवाल मतलब 700 रन बंदा सीरीज में बना गया.
सरफराज खान 5 में से 3 50 बना गया, 5 पारियां उसको मिली। देवदत्त पाडिक्कल को 1 पारी मिली, वो 50 बना के चला गया। उसके अलावा आप और बैट्समैन देखो जिसको भी ध्रुव अपॉर्चुनिटी जल। मिली है। हाँ, ध्रुव जोरेल। तो ध्रुव जोरेल ने भी आके, तो हर प्लेयर ने और ये कंट्रीब्यूट भी किया है। आशीष, अगर आकाशदीप भी खेला ना सिर्फ एक मैच, तो उसने भी हाँ, अपनी जान आकाशदीप। लगा दी, जान लगा दी हाँ, उसने भी। हाँ, मतलब बहुत अच्छा किया उसने। उसको एक इनिंग ही गेंदबाजी करने के लिए मिली, दूसरी इनिंग में उसने गेंदबाजी भी नहीं की। बट वो जो स्पेल था पहला उसका 6 ओवर का, दैट वाज डिसाइसिव इन द मैच। जो 4th टेस्ट मैच में उन्होंने स्पेल डाला था, जो पहले 6 ओवर थे, वो तो एक नो बॉल पे आउट हुआ था क्रोली, तो वो चौथा विकेट उनको मिला नहीं, बट स्टिल इट वाज ब्रिलियंट। तो मेरे ख्याल से सीरीज में आप देखेंगे जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिली उसने परफॉर्म किया। कुछ खिलाड़ियों ने टाइमली किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, तो वो तो होता ही है क्रिकेट में ना, तो मिक्स चलता है। हर खिलाड़ी तो 700 रन बना के नहीं जाएगा ना, तो वो आपके लिए यशस्वी जायसवाल ने बना दिए। सो दैट इज व्हाट हैपेंड इन द सीरीज। तो इंडिया एज अ टीम, एज अ लाइक कलेक्टिव यूनिट आप कहें, और हर डिपार्टमेंट में लोग शायद बात नहीं कर रहे। इंडिया की कैचिंग की बात कोई करेगा कि इंडिया ने कितने कैचेस ड्रॉप किए हैं इस सीरीज में? बहुत रेयर कैचेस ड्रॉप किए हैं इंडिया ने इस सीरीज में। तो कैचिंग भी मेरे हिसाब से इंडिया की बहुत अच्छी रही है। बॉलिंग की बात हो रही है, फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, बैटिंग, सबकी बात हो रही है। बट आई थिंक कैचिंग की भी बात करनी चाहिए, बिकॉज हमेशा जब क्लोज मैचेस होते हैं तो उसमें आशीष आपको इसका एक जो है ड्रॉप ना, मैं शॉट बहुत मैटर क्रेडिट, करता है। आशीष इसका क्रेडिट मैं ना वो आपके जो फील्डिंग कोच है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, जिन्होंने वर्ल्ड कप्स पे भी फील्डिंग अवार्ड्स लगाए हुए थे, मेडल्स लगाए हुए थे, आई डोंट नो हिज नेम, आई थिंक विनोद, या आई थिंक नो, ऐसा नो, कोई नो, नाम था उनका। नाम मैं भी बोल रहा हूँ अभी। नाम अब देखो, हाँ, वो इतने हाई प्रोफाइल नहीं है, तो नाम उनका याद रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे जो को भी नाम रखना प्रोसेस भी। और जो मेथड के साथ वो बंदा है, जिस तरह उसने कल्चर बनाया हुआ फील्डिंग का यार, ही इज जस्ट डैम टू गुड, और तारीफ के काबिल है वो बंदा। जिस तरह उसने पहले भी, जब उसमें वर्ल्ड कप में एक आपने एक फील्डिंग कल्चर आपका बना होता है ना, हम बहुत बात करते हैं हाँ, दोस्ती इंडिया यारी ने वर्ल्ड कप में फील्डिंग होलसमनेस। अच्छी की थी, हाँ। हाँ जी। तो वही दोस्ती यारी होलसमनेस की बात करते हैं, अगर हम यही दोस्ती यारी होलसमनेस खेल की तरफ ले आए, उसी लुक्रेटिव वे में जहाँ पे हमारी टीम को बेनिफिट हो जाए, वो उधर हम ले आए, तो उधर हम देखे। अब आप इसी चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट में। इन दूसरी साइड अब आप फुटबॉल में देखते हैं, फुटबॉल में बहुत सारे ये रोनाल्डो वगैरह आपस में मिलते थे, लेकिन इनमें भी आपस में कंपटीशन लगा होता था कि पहले कौन ड्रिबल करेगा, किसने कितने टैकल्स किए। तो यही था फील्डिंग में कि कौन ज्यादा जान मारेगा, कौन ज्यादा कैचेस लेगा, कौन ज्यादा वो पॉइंट्स लेता रहेगा। ये छोटी 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 अचीवमेंट्स। और आप फील्डिंग की सही बात करें, अगर वो श्रेयस अय्यर की वो दूसरे टेस्ट मैच में अच्छे कैच ना आते, तो वो टेस्ट मैच भी अच्छा रहता। तीसरे टेस्ट मैच में स्लिप पे जैसे ही बॉल निकलता है, आपको बुमराह को पता होता है कि कैच होगा। अब इंग्लैंड को देख ले, इंग्लैंड ने काफी कैचेस छोड़े भी है, हाफ अ चांस हाँ, इंग्लैंड इंग्लैंड पूरे ने नहीं कर छोड़े सका, हैं। देखिए। हम्म। और आप आशीष, अगर अब आप किसी अवे टूर पे आए हैं और आपने हिस्ट्री बनानी है, आपने अपना नाम बनाना है, सो आपको ये ऐसे कैचेस लेने पड़ेंगे आपको। फर्स्ट टेस्ट मैच में तो इंडिया ने, ये तो सीरीज 5 नहीं लोनी चाहिए थी, फर्स्ट टेस्ट मैच में इंडिया की अपनी हाँ, गलती की मेरे वजह से हिसाब से भी आपको वो 5 नील टेस्ट होनी मैच। चाहिए। हम, आपको याद होगा, हम वीडियो कर रहे थे जब बीच में हम मिले थे ड्यूरिंग द सीरीज, तो मैंने कहा यार वो 29 रन बड़ा एग्जैक्टली। क्लोज मार्जिन था मेरे हिसाब से। इंडिया ने नहीं एक आशीष, गलती ये की 29 थी, रन से फर्स्ट इनिंग में ज्यादा ना। थोड़े रन छोड़ दिए थे फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में शायद बेटर एप्लीकेशन होता, या हमारे तो व्यूअर्स ये भी कहते हैं कि अगर आप के एस भरत की जगह ध्रुव जोरेल को पहले मैच से खिला रहे होते तब भी आप जीत गए होते। ओली पॉप को जो है ना, ओली पॉप की वो मिराकुलस इनिंग ना आती, तो इंग्लैंड उस टेस्ट मैच में भी शायद इनिंग्स या इनिंग्स डिफीट का ही शिकार हो रहा था। ओली नहीं, पॉप ने मैं बड़ी तो कह रहा हूँ मिराकुलस इनिंग। इनिंग इनिंग आने के बाद भी आप जीत सकते थे। इट वाज नॉट लाइक कि इम्पॉसिबल टारगेट था, या मतलब बहुत मुश्किल था, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज, अगर आप इतना पहुंच गए थे तो 20-30 रन और बन सकते थे। सो इंडिया थोड़ा सा अप्रोच वाइज वहां पर अपने आप को जब पीछे मुड़ के देखेगा तो जरूर ब्लेम करेगा कि थोड़ा हमने और पॉजिटिव खेला होता, थोड़ा सा इंग्लैंड पे हमने प्रेशर डाला होता, तो शायद चीजें हमारे फेवर में होती। एग्जैक्टली, एंड यू हैव सेड राइट कि इंग्लैंड ने जो छोटी छोटी गलती है ना, आप देखिए इंग्लैंड का क्या मसला था। टॉप ऑर्डर उनका शानदार जा रहा है, मिडल ऑर्डर हाँ, बिल्कुल फ्लॉप, बिल्कुल फ्लॉप। टॉप ऑर्डर की एवरेज 52 की, मिडल ऑर्डर की एवरेज सिर्फ 18 की। मतलब यार, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और आपका मिडल ऑर्डर जब 18 की एवरेज अवे टूर पे लेके आ रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि मिडल ऑर्डर ही होता है जो स्पिन के टैकल को हैंडल करता है।
बेन स्टोक्स बुरी तरह फेल स्पिन के खिलाफ, जोनी बेयरस्टो कोई टेक्निक नहीं है स्पिन के खिलाफ, जॉ रूट बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट इस सेंस में कि जब वो अपने तरीके से खेलते थे काफी अच्छे स्कोर रन करते थे, आखिरी टेस्ट मैचों में तो हमें दिखा द जॉ रूट, द रियल जॉ रूट हु यूज्ड टू प्ले, लेकिन जॉ रूट भी उस तरह परफॉर्म ना कर सके। बेन फोक्स एक इनिंग लगी है उसके बाद भाई ने कुछ नहीं किया। स्पिन के खिलाफ कोई एक बैटर जो मुझे अच्छा लगा इस पूरी सीरीज में और जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि लगेगा, वो था जैक क्रॉली। यार जिस तरह जैक क्रॉली ने इस सीरीज में अपने गेम को लेके चला, ही डिजर्व्ड 100, मतलब एक अकेला मुझे लगे इंग्लैंड की तरफ से जिसने अपनी गेम में बहुत बहुत रिफाइन हो गया, वो रिफाइन बहुत हुआ है, इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, स्किल पे काम किया, टेक्निक पे काम करता हुआ नजर आया। कुलदीप का उसे वो मैजिकल बॉल पड़ा धर्मशाला में, लेकिन जिस तरह जैक क्रॉली ने अपने आप को इस सीरीज में जैक क्रॉली ने उभारा है ना और बेहतर किया है, तारीफ के काबिल है जैक क्रॉली। अगर ऐसी इंग्लैंड का मिडल ऑर्डर अगर करता तो चीजें और डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन वेल डन टू इंडिया, दे हैव प्लेड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट क्रिकेट। हर डिपार्टमेंट की आप बात कर ले, पहले टेस्ट के बाद रोहित शर्मा पे बड़ी कैप्टनसी की क्रिटिसिज्म हो रहा था, मैं देख रहा था कि विराट कोहली से कंपेयर, देखिए आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ विराट कोहली, कोहली को देख के क्रिकेट स्टार्ट किया, लेकिन मैं अपने काम के साथ डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता। जिस तरह रोहित शर्मा ने अगले 4 मैचों में कप्तानी की है, ये नहीं कि सिर्फ उसने इम्प्रूव किया है, जिस तरह उसने बोल्ड एंड ब्रेव डिसीजंस ली है और अपनी कंडीशंस को उसने जल्दी अडेप्ट किया है ओपोनेंट से अच्छा, और जिस तरह रोहित शर्मा ने अपने यंग गन्स को, अपने नए नए जो प्लेयर्स उसके साथ खेले हैं, डेब्यू जिन्होंने किया, उसके साथ रोहित शर्मा ने जिस तरह उसको एक फादर फिगर बन के और एक सीनियर गाय बन के एक कल्चर बनाया। अभी भी मैं देख रहा था रोहित शर्मा की पिक आई हुई थी इन सबके साथ कि एक ना उसने एक माहौल बनाया हुआ है कि कोई भी बंदा जाके उसे कंफर्टेबली कोई बात कर सकता है, कोई भी बंदा जाके उसके साथ घुल मिल सकता है, क्योंकि उसने जिस तरह का एक अब कल्चर बना दिया ना, मैं वर्ल्ड कप से बड़े देख रहा हूँ कि वो कल्चर विराट कोहली भी ना बना, विराट कोहली था कि विराट कोहली का एक कल्चर था, नो डाउट अबाउट दैट, जो टेस्ट क्रिकेट टीम की उसने फाउंडेशन रखी, जो फील्डिंग का कल्चर लाया, फिटनेस का वो कल्चर लाया, वो अनबिलीवेबल है, अनरियलिस्टिक है, जो कभी नहीं हो सकता इंडियन क्रिकेट में। मैंने तो कभी नहीं देखा जिस तरह विराट कोहली एक, जिसने आके वो आपने याद होगी वो शर्टे वर्टे उतरी थी सबकी और विराट कोहली वो साथ खड़े विराट थे कोहली हर, ऑब्वियसली वाज एक्सेप्शनल एज अ बैट्समैन भी, एज अ एथलीट भी, लेकिन बस जो मेरी बात इम्प्रूवमेंट बात उन्होंने बस मैं किया। यही खत्म करूंगा आशीष। रोहित शर्मा अगले 4 टेस्ट मैचों में बहुत बेहतर कप्तानी की, लेकिन जहां आपने क्रिटिसिज्म भी शायद मैंने भी किया था पहले टेस्ट के बाद, लेकिन जहां पे तारीफ है वहां पे आपके लिए ताली भी बजनी चाहिए और आपके लिए तारीफ भी होनी चाहिए, जिस तरह आपने टेस्ट मैच जीतने से ज्यादा अपने यंग टैलेंट को रिफाइन किया। जी आशीष। वही मैं विराट कोहली की बात कर रहा था, मैं कंट्रीब्यूशंस की, कि विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन इंडियन टेस्ट क्रिकेट में ये है कि जो फिटनेस के कल्चर की बात आपने की, फास्ट बॉलर्स को जो विराट कोहली ने प्रमोट किया, बट एट द सेम टाइम शायद फास्ट बॉलर को प्रमोट करने वाली विकेट्स नहीं बनाई, क्योंकि उस तरह की विकेट्स पर आप खेले होते तो आपकी क्रिकेट कुछ आगे बढ़ गई होती फॉर श्योर। क्योंकि अभी भी हम उस तरह के विकेट्स पर खेल रहे थे जहां पर स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे, आपके फास्ट बॉलर के लिए कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर विकेट ऐसी थी कि जहां पर दोनों तरह के प्लेयर्स के लिए कुछ ना कुछ था, इवन बैट्समैन के लिए भी था, फास्ट बॉलर के लिए भी था, और स्पिनर्स के लिए भी था। अब मैं आने वाली सीरीज में और देखना चाहूंगा शायद कि जैसे अभी तक आपने इस सीरीज में देखा है कि कुछ ओकेजन छोड़ दें तो नई बॉल उतना नहीं चली है, ज्यादातर जो फास्ट बॉलर्स ने विकेट लिए हैं वो सेकंड स्पेल में लिए हैं, स्पेशली इंडियन स्पिनर्स ने, इंडियन फास्ट बॉलर्स ने, बुमराह और सिराज की अगर बात करें तो आई थिंक जैसे एक पहला स्पेल था नई बॉल का जो आकाशदीप ने डाला रांची में, तो वहां पर थोड़ा सा बॉल चला था, धर्मशाला में शुरू में थोड़ा बॉल चला था। तो ऐसे ही विकेट आपको और प्रोड्यूस करें सो दैट ये आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन जब आप ओवरसीज खेलने के लिए जाते हैं वो भी और बेहतर होती है। बिकॉज जैसे ओवरसीज हम जाते हैं तो वही होता है कि हम बहुत लेट पहुंचते हैं, फिर उतना टाइम होता नहीं है, पहला टेस्ट हार के हम सीरीज में पीछे हो चुके होते हैं, फिर वापसी करते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ ना, फिर एंड में हम ड्रॉ करा के लौटे, जो शायद हम जीत सकते थे, ये वाली सीरीज हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटी थी। तो वो चीज जो है वो मेरे हिसाब से रहती है। और कुछ व्यूअर्स के सवाल भी आ रहे हैं, चलिए सवाल लेते हैं कुछ व्यूअर्स के। हाँ जी हाँ जी। हमारे रेगुलर व्यूअर हैं यात्रिका, वो लिख रहे हैं, एनी कैप्टन विनिंग सीरीज इन इंडिया is job well done,
but series win in Australia and England will be worth celebrating. अच्छा, What do you इसका say? मैं जवाब देता हूँ। यात्रिका, आपका नाम है यात्रिका नहीं आती। अच्छा देखिए यात्रिका, आप पिछले जो 2 ऑस्ट्रेलियन टूर आप खेले, आप 2 जीते हैं। एक एशियन टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाके 2 दफ़ा जीतना एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, और उसको रवि शास्त्री भी कहता है कि मेरे कोचिंग टेन्योर का सबसे बेस्ट टाइम वो था। रवि शास्त्री का ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। फिर इंग्लैंड में आपने बराबर की हुई है सीरीज। इंग्लैंड में भी जिस तरह आपने अपने एग्रेशन और अपने बॉलर्स के साथ आपने वो लॉर्ड्स में वो टेस्ट मैच जीता था 60 ओवर्स में, वो एब्सोल्युटली फिनोमिनल था। देखिए अब एक्सपेक्टेशंस ना, जब आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। अब आप इस सीरीज को कोई मायने ही नहीं रख रहे, क्योंकि आपके पास ये बार बार आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। लेकिन अगर आप ये सीरीज हार जाते, तो इतना क्रिटिसिज्म होना था, लोगों ने इतना क्रिटिसिज्म करना था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, क्योंकि ये वो चीज है जो हल्का सा इसका रिफ्लेक्शन आप अपने आप को फ्लैशबैक में लेके जाए और हैदराबाद टेस्ट पे जाए, जब इसी इंडियन टीम पे मैं खुद देख रहा था बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। लेकिन फिर जहां पे होम सीरीज की बात है, उसको नहीं दी जाती रिकग्नाइजेशन। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये इसमें ना कोहली थे, ना राहुल थे, ना शामी थे। बहुत साल से टैग दिया जाता है कि रोहित कोहली, इवन न्यूट्रल्स भी देते हैं। इवन इंग्लैंड क्रिकेट, इवन बहुत सारे, मैंने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का मैं इधर रेफरेंस देना चाहूंगा। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि इनके पास कोहली और रोहित के अलावा है क्या। कुछ ऐसे लोग भी ये बातें करते हैं। लेकिन जिस अरे तरह इस मोहम्मद सीरीज हफीज में की तो बात आके, ना ही करो। हफीज की तो बात नहीं करो। आपके तो क्रिकेटर कभी भी कुछ भी बोलते हैं बिना सोचे समझे। बस वो आपको पता है ना, अब्दुल रजाक और कुछ अच्छे भी है, जैसे वसीम अकरम, नहीं नहीं, शाहिद कुछ अफरीदी। देखो, कुछ ऑब्वियसली कुछ अच्छे हैं, बट कुछ तो मतलब खाली बस मुंह चलाने के लिए, या वो पब्लिसिटी स्टंट होता है एक तरह का, मतलब उनको न्यूज में बने रहना है इसलिए बोलते रहते हैं। ये तो फिर एक नेचुरल उनको प्रोसेस पता है ना नहीं कि होता ना, अपने आप देखो को, हाँ। उनको, एक तो उनको पता नहीं होता है कि इंडिया में क्या हो रहा है। वहां से बैठ के इंडिया के बारे में बात करना, वही मैं आई बात डोंट कर थिंक रहा हूँ ना इट इज आशीष, फेयर। एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मैं बताऊं। ये न्यूट्रल, सीरीज चलो आप बोलो। ये सीरीज इंडियन क्रिकेट के लिए एक इतना बड़ा बोनस पॉइंट लेके आ रही है, क्योंकि देखिए ये एक पाथवे ले रही है, एक लेगेसी लेके जाएगी। जिनके हाथों में ये टीम आनी है, रोहित के कितने मैक्सिमम साल है, 1 से 2। विराट के कितने साल है, 3, 3.5 बस। कितने को साल ये लोग खेल लेंगे, अश्विन के कितने साल है, मैक्सिमम 2, 2.5। जडेजा, ये सब चले जाएंगे। फिर जो आनी है, ये यंगस्टर्स के पास टीम आनी है। इससे आपको इतनी बड़ी पिक्चर मिल गई, इतनी बड़ी क्लैरिफिकेशन हो गई कि यशस्वी जायसवाल मोस्ट रन एट होम सुनील गावस्कर के बाद सेकंड नंबर पे आए हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट है ये यशस्वी जायसवाल की। मोस्ट रन फॉर इंडिया इन एनी सीरीज, वो थर्ड नंबर पे आए हैं। मोस्ट सिक्सेस बाय अ बैटर इन एनी सीरीज फॉर इंडिया, यशस्वी जायसवाल। इससे आपको क्या पता चल रहा है, लड़के में दम है, लड़के में टैलेंट है, लड़के में रिजिलियंस है, लड़के के अंदर मेच्योरिटी है। टी20 में जाएगा, टी20 में अपने गेम को उस तरह अप्लाई करेगा, ओडीआई में जाएगा उस तरह ओडीआई में अपने आप को चेंज करेगा, टेस्ट में एक प्योर पैकेज है, जो बहुत सारे जो मॉडर्न डे बैटर्स है वो नहीं कर सकते इस वक्त। बहुत से मॉडर्न डे बैटर्स है जिनके पास बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन अपने गेम को चेंज करना, अपनी शिफ्टर्स को, अपने गियर को चेंज करना इन अ मैनर कि आपने जहां पे आपने प्रेशर लिया उसको ऑब्जॉर्व किया, फिर उसके बाद आपने काउंटर अटैक किया और अगली टीम को प्रेशर में डाल दिया। ये चीजें मॉडर्न डे बैटर में बहुत ज्यादा लैग करते, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। बड़ी इनिंग्स लगाने के आदि नहीं होते। यशस्वी जायसवाल आपको करके दिए। ध्रुव जोरल, बड़ी कीपरिंग पे मसला एक ही है भरत, लेकिन ध्रुव जोरल ने भी बताया कि जहां पे प्रेशर होता है वहां पे आपकी नर्व्स काम आती है। कमाल का स्पिन के खिलाफ गेम है। सरफराज खान, कोई आप सबको पता है, बहुत सालों से लाओ लाओ लाओ, जब लाया अच्छी तरह उसने परफॉर्म किया। देवदत्त पटेल, एक चांस मिला, एक इनिंग मिली, 50 लगाई। आकाशदीप एक मैच खेला सिर्फ, और एक मैच में भी उसमें हंगर नजर आई, उसमें कुछ करने का जज्बा नजर आया। तब भी इंडियन क्रिकेट को ना बुमराह की कमी महसूस हुई चौथे टेस्ट में, ना के राहुल की कमी महसूस हुई, ना कोहली के। एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, एक सिंगल सेकंड के टाइम भी रोहित शर्मा या राहुल द्रविड़ को किसी ऐसे सीनियर प्लेयर की याद नहीं आ रही थी। वही सारा सेम डोमिनेंस थी जो इंडिया करती आ रही थी, और ये एक बहुत बड़ा
पॉजिटिव साइन है फॉर इंडियन क्रिकेट। दिस इज माय आई व्यू, थिंक और इसी वजह हाँ, से इसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा आई है। थिंक अगर मैं वही मतलब अगर बिगर पिक्चर अगर मैं देखूं तो आपका ट्रांजिशन स्मूथ हो जाएगा, और आपको प्लेयर ये नहीं कि मतलब इनको हम आगे देखेंगे, टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे। श्योरिटी वाले प्लेयर जैसे जायसवाल, तब आपको यहाँ से आगे लेके जाएंगे। ध्रुव जोरेल पहला दूसरा तीसरा मैच खेले, बट आपको वो इनिशियल जो साइन है बहुत अच्छे रहे हैं कि ये आगे जाएगा, बड़ा प्लेयर है, इसमें दम है उस तरह से। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था इंडिया के लिए कि जिन प्लेयर्स पर आपने पिछले कुछ टाइम में इन्वेस्टमेंट की थी, तो उनको परफॉर्मेंस ऊपर लेके आनी थी। और आई थिंक शुभमन गिल बात उतनी नहीं हो रही है, बट 450 रन की सीरीज उनके लिए भी है, तो मतलब वो एक तरह से उस फेज में पहुंच गए थे जहां से कि अब बाहर तो तब बाहर, है ना। वहां से जो वापसी ऐसे ही। हुई, उनका री इमरजेंस हुआ एक तरह से, वो भी इम्पोर्टेंट है। साथ में कुलदीप यादव, पिछले 7 सालों के उनके टेस्ट मैचेस की बात होती है कि कितने मिले कितने मिले। ये सीरीज उनको एक तरह से एज अ टेस्ट बॉलर रिवाइव करके गई है। और आप अगर देखें कि लाइक जो आपको अश्विन और जडेजा का रिप्लेसमेंट चाहिए या बॉलर चाहिए, देखो बॉलर चाहिए होता है आपको, लाइक टू लाइक तो कभी नहीं मिलता। कि आप सोचें कि ऑस्ट्रेलिया बैठ के सोचती रही कि मेरे को सेनवॉन का रिप्लेसमेंट कब मिलेगा, जब तक कोई लेग स्पिनर नहीं आएगा तो हम नेथन लायन को खिलाएंगे ही नहीं, हमें लाइक टू लाइक चाहिए। तो क्या है कि अश्विन जडेजा अभी आपके स्पिनर है, तो मे बी कुलदीप यादव और उनके साथ में कोई और आगे आने वाले टाइम में आपका स्पिनर होगा। तो वो जो एक ट्रांजिशन होना है, तो उसमें एक वैसे प्लेयर जो आपको बहुत लंबा सर्व करेंगे, उस टाइप के प्लेयर्स में देखें तो जायसवाल, ध्रुव जोरेल और इस तरह के प्लेयर हैं। और एक जो जो पहले से खेल रहे थे इंडिया, जिन पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी, तो उन प्लेयर्स का भी दोबारा से बेहतर करना, वो भी आई थिंक बहुत पॉजिटिव साइन रहा। तो ओवरऑल इन कलेक्टिव वे, ट्रांजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके यंग प्लेयर्स ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। और एक चीज और मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसमें, जो आप सीरीज जीते थे ब्रिस्बेन वाली, ऑस्ट्रेलिया वाली, वो वाली सीरीज वाज ऑल अबाउट वन मैच, है ना। इट इज ऑल अबाउट एग्जैक्टली। कंप्लीट सीरीज, बिकॉज वहां पर आपके सीनियर प्लेयर्स थे, धीरे धीरे करके डाउन हुए, और आखिर में इट वाज अबाउट वन गेम। यहाँ पर क्या है, ये कंप्लीट सीरीज है, एंड डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में मूवमेंट्स आपने जीते हैं। तो वो सारी चीजें, और वहां से आपको पता था कि सीनियर प्लेयर वापस आएंगे, इन यंगस्टर्स को बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ और पर एक कहानी आउटसाइड नॉइज डिफरेंट भी है। बड़ी ऑकवर्ड सी हाँ, आउटसाइड नॉइज, बैस बॉल हाँ, बैस हाँ, बॉल बैस बॉल। हाँ। और यहाँ पर कहानी थोड़ी डिफरेंट है कि अभी जब आपके सीनियर प्लेयर आएंगे, तो शायद विराट, राहुल और शमी, ये तीन तो आपके आ जाएंगे। इसके अलावा और कोई नहीं आ पाएगा, बिकॉज अब ये जो लड़के हैं इनको लाइक रेगुलर चांस मिलेंगे। जो प्लेयर थोड़ा बहुत इधर उधर थे, आसपास थे, उन सबके लिए वो दरवाजे बंद तो कभी नहीं होते किसी के लिए, लेकिन उनके चांसेस बहुत थिन हो जाएंगे। तो विराट, राहुल और शमी तो आ सकते हैं आपकी टेस्ट टीम में अब यहाँ से। बाकी फिर ज्यादा प्लेयर और नहीं आ पाएंगे कि आपने अब ये यहाँ से तय कर लिया कि यू विल नॉट लुक बैक एट पुजारा, यू विल नॉट लुक बैक एट रहाणे, यू विल नॉट लुक बैक उमेश यादव, यू विल नॉट लुक बैक ईशांत शर्मा। ये आपने कर दिया, तब आपने नहीं किया था, अब आपने कर दिया है। बिकॉज इस सीरीज में कुछ ऐसे फेजेस भी थे जहां पर आपको लगा कि यार बहुत यंग टीम है, शायद हमें पुजारा को ले आना चाहिए, पुजारा डोमेस्टिक में रन बना रहे हैं, या उमेश यादव को लेके आना चाहिए, बुमराह नहीं है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप 2021 वाली सीरीज जीते थे ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे आपके जो यंग प्लेयर खेले थे उनको बाहर जाना था और सीनियर्स को आना था। यहां से जो प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, अब यही इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे। सीनियर आएंगे, रोल प्ले करेंगे अपना थोड़ा बहुत जो रहेगा, बट अब जो मेजोरिटी ऑफ द रोल जो प्ले करना है इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जाने का, वो इन यंग प्लेयर्स को करना है जो इस सीरीज में बड़ा इमर्ज होके आए। बेनिफिशियल हो गया, बहुत हाँ, बेनिफिशियल हो गया ट्रांजिशन पीरियड के हिसाब से। हाँ, जब आप ट्रांजिशन करेंगे तो आपके पास एक प्योर क्लैरिटी होगी कि आपने इनको पूरे गेम्स दिए और आपको पता होगा कि किस तरह इनको आगे भी नर्चर करना है। जी, आप क्वेश्चन ले एक, आशीष। हाँ, कुछ सवाल और लेते हैं। विप्लव जी पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट पुजारा एंड रहाणे। शायद हमने कवर कर लिया डिस्कशन आई में वो थिंक दे वाली आर बात। डन। आई थिंक दे आर डन। आई थिंक दे आर हाँ, डन। दे आर डन हाँ, फॉर मतलब इंडियन क्रिकेट। देखो क्रिकेट में तो खैर ये होता है कि कभी भी किसी का चांस खत्म नहीं होता, बट इन वाले सेलेक्टर्स ने बट तो देखिए, डिसाइड कर लिया है कि हाँ, मतलब अब तो इन्होंने तो डिसाइड कर लिया है कि ट्रांजिशन, नहीं जाएंगे। हाँ जी।
दे जाना आर था तो वेरी शायद गुड यही प्लेयर्स, जिस सीरीज तरह थी। उन्होंने इंडिया को सर्व किया है, रिस्पेक्ट रहेगी। पुजारा स्पेशली, पुजारा हाँ ने जिस जिस जगह पे आके इंडियन क्रिकेट, जब इंडियन टेस्ट क्रिकेट का डाउनफॉल चल रहा था, आई नो, वो इंडियन टेस्ट क्रिकेट जहां 7वें रैंक पे थी, आई गेस 2013-12 पे 7वें या 6ठे रैंक की टीम होती थी टेस्ट टीम, तब पुजारा ने आके जिस तरह टीम को संभाला और एक मुश्किल पोजीशन, वीवीएस लक्ष्मण द्राविड की पोजीशन लेके नंबर 3 वाली, पुजारा ने, पुजारा के लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी। एंड ही इज वन जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, लेकिन मेरे हिसाब से इज वन ऑफ द लेजेंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट। हाँ, यस डेफिनेटली। वो ना लोग आजकल नंबर्स के शौकीन ज्यादा हैं, और नंबर्स उसमें पीछे कहानी में आपको वही जाना वही पड़ेगा देखे ना कि यार किस आशीष, तरह के वही देखे विकेट पर खेल रहे थे हम। टेस्ट क्रिकेट को कोई मतलब क्या कहते हैं, हम भी खुद नहीं। अब बहुत सारे लोग हैं, अब कहीं पे पीएसएल या अब इंडिया के अलावा मैं बता रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट न्यूट्रल तो कोई देखेगा ही नहीं। अगर कोई भी ठक्की चुक्की लीग चल रही होगी वो देख लेगा। वो न्यूट्रल टेस्ट क्रिकेट नहीं, जिसकी कंट्री के मैच चल रहे होंगे वो शायद देख ले, लेकिन वो भी बॉल टू बॉल नहीं देखेगा। वो कभी स्कोर देख लेगा, कभी हाइलाइट्स देख लेगा, या कभी थोड़ी देर टैंडम में मैच देख लेगा। इसी वजह से टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वर्ल्ड टीसी आया, लेकिन उससे भी ज्यादा आज जो जय शाह ने किया यार, आई एम जस्ट टू डैम शॉक्ड। यार व्हाट अ ग्रेट मूव बाय जय शाह, सुपर। जितने भी क्या कहते हैं एडजेक्टिव्स लगाने हो ना, वो आज सारे जय शाह को देने चाहिए। उसको अभी एक्सप्लेन करते हैं या क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेन कर ले, नहीं नहीं, क्योंकि हफीज पे क्वेश्चन। इसको एक्सप्लेन करते हैं, हफीज वाले सवाल पे आएंगे। आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट। देखो, हर कोई ये चीज ऑफर भी नहीं कर सकता। जिसके पास पैसा है शायद वही दे सकता है। और अब प्रॉब्लम यही हुई है कि टेस्ट क्रिकेट की तरफ प्लेयर्स का इंटरेस्ट कम क्यों हुआ है? बिकॉज आईपीएल जैसी लीग में उनको एक एक साल में जो है वो 20-20 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, पूरा साल खेलते हैं, तब वहां पे एक साल नहीं, उनको 2 महीने क्रिकेट खेलनी होती है और इतने करोड़ रुपए उनके बन जाते हैं। बट आप टेस्ट क्रिकेट 5 डे 4 डे गेम्स जो है वो आप साल भर खेलते हैं, तो आप कितना कमाते हैं, आपका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट कितना होता है? तो ये बड़ा जरूरी था अच्छा, इस इंडियन पे मैं क्रिकेट के थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू। वर्किंग हाँ, करके नहीं, लाए नहीं, थोड़ा सा। श्योर, श्योर, मैं जस्ट उसको समराइज़ कर रहा था। कि मतलब ज़रूरी था कि वो फिगर मैच किया जाए, सो दैट अगर कोई प्लेयर उसका इंटरेस्ट टेस्ट क्रिकेट की तरफ है, तो वो टेस्ट क्रिकेट खेले। उसको ये ना हो कि यार मैं टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं उतना पैसा नहीं बना पाऊँगा, जितना मैं टी20 का एक सीज़न खेल के बना सकता हूँ। सो दैट वाज़ इम्पोर्टेंट कि जो नए प्लेयर आ रहे हैं, वो इंस्पायर हों टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। तो वो जैसा ने जो अमाउंट बढ़ाया है, इंसेंटिव तो अभी उसको नाम दिया गया, राहुल द्रविड़ ने उस पे कहा कि इट शुड नॉट बी कॉल्ड इंसेंटिव, इट शुड बी लाइक रिवॉर्ड। तो जो परसेंटेज है उसमें, चलिए आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए। जी आशीष, थोड़ा सा मैं इस पे वर्किंग करके लाया था। जैसे देखे, आपका एक सीजन होता है टेस्ट क्रिकेट का, 10 टेस्ट मैचों एज्यूम कर ले। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से लेके आप धर्मशाला तक आप एक सीजन लगा ले 23-24 का। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 2 टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 5 टेस्ट मैच ये, 10 टेस्ट मैच हो गए टोटल। ये टोटल टेस्ट मैच खेले हैं रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा की पर मैच सैलरी, जो पर मैच सैलरी है वो है 75 लाख। वो तो सबको पता है, 75 लाख रोहित शर्मा की पर मैच सैलरी है। जो ने मैच खेला जाता है, फिर उसकी सैलरी जो मिलती है रोहित शर्मा को, मैच फी जिसे हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो एक जय शाह ने आज अनाउंस किया है, इंसेंटिव रिवॉर्ड जो भी वट आप इसे नाम दे, 50% जिसने टेस्ट मैच खेले होंगे और 100% जिसने, अब जिसने 75% या उससे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, उसको पर टेस्ट मैच उसको 30 लाख का इंसेंटिव मिलेगा। अब पर टेस्ट मैच 3 लाख का इंसेंटिव, 10 टेस्ट मैचों का आपका ये कितना हो गया? आप अगर नंबर्स को कैलकुलेट कर ले तो डेढ़ नहीं, करोड़ मैं एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें एक गलती हो रही है, वो मैं करेक्ट कर दूं। अभी इंडियन प्लेयर को पर टेस्ट मैच जो मिलता है मैच फीस, वो 15 लाख रुपए मिलती है। ठीक है। अगर कोई खिलाड़ी हंड्रेड नहीं, परसेंट मैंने नहीं 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 नहीं, मैं आई एम टोटल राइट। बता दिया था ना। नहीं नहीं, आई एम राइट अबाउट इट। पर टेस्ट मैच जो मैच फीस मिलती है वो 15 लाख रुपए मिलती है। और अगर कोई मान लीजिए कि साल में 10 टेस्ट मैच होते हैं और 75% से ज्यादा खेलता है, 8 9 10 खेलता है, तो उसको साथ में 45 लाख का इंसेंटिव और मिलेगा। तो वो हाँ जो है ये उसका,
हाँ, परसेंटेज में कितना है, मैं थोड़ा-सा मिस आउट कर रहा हूँ उसको। तो वो कुछ परसेंटेज में 60 परसेंटेज लाख में तो नहीं, हाँ, हाँ, वो परसेंटेज में 60 नहीं लाख ज़्यादा उस हाँ, 1 मिनट, 60 लाख पर मैच हो जाएगा वो। तो लेट्स सपोज़ 10 टेस्ट मैच किसी ने साल में खेले, तो वो 6 करोड़ रुपए अर्न करेगा। 6 ये करोड़ अभी रुपए, जो हाँ जी। हाँ, अभी वो स्ट्रक्चर है। अब अगर कोई 50% खेलता है या 50% से कम खेलता है, 50% खेलता है, तो उसका जो इंसेंटिव ऐड होगा 15 लाख पे, 30 लाख रुपए और ऐड होगा, उसको 45 लाख पर मैच के हिसाब से मिलेगा। और जो तीसरा ब्रैकेट है, उसका क्या कितना परसेंटेज है, वो मैं थोड़ा-सा, उसमें 15 लाख है, तो मतलब उसको 30 लाख पर, तो उसको भी मिलेगा, जो अभी मिल रहा है उसका डबल हो जाएगा। तो ये और जो रिवाइज़्ड है। बाहर भी बैठा भी होगा, जो नॉन प्लेइंग 11 में भी होगा, उसको भी जो आपने बताया था, जैसे अगर उसको 45 लाख खेलने का मिलता है, तो उसको बाहर बैठने का, अगर वो उसने 5 से 6 से 7 टेस्ट मैच खेल लिए और 2 मैच वो अगर बैठ गया, लेकिन फिर भी उसको, अगर जहाँ पे उसे 45 लाख मिलना था, वहाँ पे उसे फिर 30 लाख मिलेगा। फिर जैसे कि जिसने 50% खेला है, उसने 50% तो खेल लिया, लेकिन उसने फिर आगे टेस्ट मैच नहीं खेलता। उस 50% का उसे मिलना था, सपोज कर ले 30 लाख, लेकिन जो उसने 50% आगे बाहर बैठा है, स्क्वाड में रह के बैठा है, उसमें से भी उसको थोड़ी बहुत परसेंटेज, जैसे 15 से 10 लाख उसको इंसेंटिव का मिलेगा। सो इट इज अ ग्रेट मूव फॉर जेशा। देखिए, इससे ना एक बड़ा फायदा हो गया है। एक नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जैसे इसमें आपके मैं सेंट्रल, एक मेरे को कंपैरिजन बता देने दीजिए। जैसे अब मान लीजिए कि 6 करोड़ अप्रोक्सिमेटली इंडिया 10 टेस्ट मैच खेलती है, 12 खेल ले, तो वो अमाउंट थोड़ा-सा और बढ़ जाएगा, 7 करोड़ के आसपास निकल जाएगा। तो 7 करोड़ आपको एग्जैक्टली टेस्ट क्रिकेट से मिल गया, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ए प्लस ग्रेड में हैं, तो आपको 7.5 करोड़ वो मिल गया, तो आपका हो गया साढ़े लगभग सात करोड़ 14 करोड़ ये हो गया। फिर आप व्हाइट साढ़े बॉल 14 खेलते करोड़ हाँ, फिर आप व्हाइट बॉल खेलते हैं, तो वहाँ भी आप 2-4 करोड़ उधर भी कमा लेंगे। तो ऑन द एनुअल बेसिस आप उतना कमा लेंगे जितना आपको एक हाईएस्ट पेड क्रिकेटर आईपीएल में कमाता है एक सीजन में। तो वो एक एक था कि मैच कराना है किसी तरह से, जितना किसी खिलाड़ी को एक टी20 लीग में मिलता है, आपको आईपीएल में जितना मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो मैच देखिए करा दिया। आशीष, कंपैरिजन तो देखिए आईपीएल से होगा नहीं। 2 महीने में आप 20-22 लाख कमा ले, ये 20-22 करोड़ कमा लेते हो, और फिर आप इतना पूरा साल के बाद, देखिए आईपीएल से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। वो एक अलग डिफरेंट एंटिटी नहीं है, नहीं उसी नहीं, से देखो, एक अलग है। नहीं देखो, वो प्लेयर आईपीएल भी खेलेगा, ऐसा तो है नहीं कि रोहित शर्मा आईपीएल नहीं खेलेंगे। यहाँ पे बात आती है प्रायोरिटी सेट करने की, राइट? तो हाँ, वो प्लेयर ये हाँ, अब ये आईपीएल को प्रायोरिटी कम देगा, प्रायोरिटी इंडियन क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा देगा। पैसे के लिए वो आईपीएल को प्रायोरिटी नहीं देगा। तो अब जैसे मान लो रोहित सो शर्मा का ही आशीष, इस हमने पे एक मेरा आपका एग्जांपल एक उठाया काउंटर था। टेक है। हाँ जी, आप कंटिन्यू करें। हाँ, कंटिन्यू तो वो कंटिन्यू। हाँ, जैसे रोहित शर्मा पे हमने एग्जांपल लिया था कि मान लो उन्होंने 17 करोड़ जो है वो अपना यहाँ से कमाए, और 17 करोड़ जो है वो उनको आईपीएल के उससे मिल रहे हैं। तो उनको तो फिर 34 करोड़ हो गए ना। तो लेकिन अब यहाँ से भी 17 करोड़ मिल रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा कि उनके लिए आईपीएल टॉप प्रायोरिटी होगा और इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो लेस प्रायोरिटी हो जाएगा, जैसे कुछ खिलाड़ियों के साथ होता है। तो वो एक कोशिश है ना, कि टेस्ट क्रिकेट को कैसे आप आगे लाइक प्रमोट कर सकते हैं, कैसे इंटरेस्ट प्लेयर्स का वापस ला सकते हैं इस तरफ। तो उस हिसाब से जो एक एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, वो मेरे हिसाब से सही है और बहुत अच्छा मूव है। अप्रिशिएट करना चाहिए। और देखिए, इसके एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अप्रिशिएट मूव क्यों होना चाहिए। देखिए, ए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर है, उसमें विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, रविंद्र जडेजा है और जसप्रीत बुमराह। ये वो प्लेयर्स है जो तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं। तीनों फुल फ्लेज फॉर्मेट्स के ये रेगुलर प्लेयर है। अब इसमें रविचंद्रन अश्विन पे बड़ा हुआ था कि रविचंद्रन अश्विन को भी होना चाहिए था इस ए प्लस प्लस कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन इससे अब रविचंद्रन अश्विन को क्या फायदा होगा? जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर तो आपको 7 करोड़ मिल रहा है, लेकिन अगर रविचंद्रन अश्विन, वो एक कॉन्ट्रैक्ट वाला प्लेयर है, वो शायद टेस्ट मैच में बैठ जाता है, वो एक दो, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो एक या दो टेस्ट मैच नहीं नहीं खेलता। तो अगर रविचंद्रन अश्विन वो पूरे टेस्ट मैच खेलता हुआ आ रहा है और उसकी 100% परसेंटेज जाती है, सो वो जो इंसेंटिव एड इन होने, जैसे कि सपोज आपने बताया था 15 लाख पर मैच फी है, उस पे जो इंसेंटिव पर मैच 45 लाख होने, वो भी फिर टोटल जाके 6 करोड़ बन जाएगा, जो एक सेंट्रल ए कॉन्ट्रैक्ट को मिल रहा है। उसको फिर रविचंद्रन अश्विन भी आहिस्ता आहिस्ता मैच करते जाएंगे। फिर रविचंद्रन अश्विन के दिल में भी ये नहीं होगा कि मैं सेंट्रल ये कॉन्ट्रैक्टेड हूँ। जब वो टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं और वो पूरे पूरे टेस्ट मैचेस को छोड़ते ही नहीं है, सो जब उनपे ये इंसेंटिव और जो इनको ये रिवॉर्ड मिलेगा, वो उनके लिए भी लुक्रेटिव हो जाएगा, और उनका भी जो है और हंगर और डेवलप होगी वो टेस्ट क्रिकेट खेलने की।
फिर ये वो कंपैरिजन भी नहीं होगा कि सेंट्रल और कॉन्ट्रैक्ट वाला अलग, दूसरा अलग। आप सारे टेस्ट मैच खेले, आपने अगर क्या कहते हैं व्हाइट बॉल नहीं खेलनी, आप सारे टेस्ट मैच खेले, आप अपनी मनी बना सकते हैं। ये टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी हो जाएगी, और इससे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी होने से ज्यादा आप अपने बेसिक्स ऑफ द गेम को अच्छा कर सकते हैं। ये मेरा। हफीज वाले सवाल पे आने से पहले इसी पे एक सवाल यात्रिका ने भेजा है कि एटलीस्ट एवरी अदर बोर्ड शुड पे देयर टेस्ट प्लेयर पर विद फ्रेंचाइजी एवरेज मनी लाइक पाकिस्तान कैन पे। सो इस पे आप क्या कहेंगे? ये इनका कॉन्टेक्स्ट मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान पीएसएल में आने वाले प्लेयर्स को अच्छे पैसे नहीं देता। कैन पे व्हाट टॉप प्लेयर्स गेट फ्रॉम पीएसएल, आई गेस इंग्लैंड डज पे। अच्छा, ये देखे यात्रिका, ये जो आपका सवाल है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस पे टेक होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान की आप सबसे बड़े तो हमारे इधर मसला अभी चल रहा है कि हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को ना, हमने टाइटन अप नहीं किया था। लेकिन जब एक जका अशरफ है, बहुत से मसले हैं जका अशरफ की, मैं बड़ी क्रिटिसिज्म वगैरह भी है, मैं अपने चैनल पे भी बड़ा, आपको देखना हो देख लीजिएगा, बड़ी जब क्रिटिसिज्म किया हुआ जका अशरफ को कि जिस तरह उसने आके माहौल को तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट का। लेकिन जिस तरह जका अशरफ ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पैसे बढ़ाए हैं, ये एक बहुत अच्छा मूव था। और 2 लीगों की सिर्फ इजाजत थी कि आप सिर्फ एक पीएसएल और उसके अलावा एक लीग आप खेल सकते हैं, डेट सीट। अगर उसके अलावा आपने खेली तो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा। फिर एक अच्छा मूव लिया गया जब मोहसिन नकवी आए, उन जो नए चेयरमैन थे वहाब रियाज के साथ, कि हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट को प्रायोरिटी नहीं गई थी। सेम श्रेयस अय्यर वाला केस था हारिस रऊफ का, कि उन्होंने अपने फिजियो को रिपोर्ट किया कि मुझे बैक स्पैज्म है, मेरी इंजरी है, मेरा वर्कलोड नहीं मैनेज होगा। लेकिन फिजियो ने जब पीसीबी को रिपोर्ट किया तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा नहीं था, हारिस रऊफ से वो मैं फूल कर रहा था। सो ये चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। देखिए इसमें ना आपका बोर्ड का बहुत होता है कि आप कितना ज्यादा अपने आप को इनहेंस करते हो। अब IL T20 का पर्स देखे, IL T20 का पर्स है $2.6 मिलियन, और हमारा क्या है $1.2 मिलियन। हम कितनी साल पुरानी लीग है? 10 साल पुरानी। IL T20 कितने साल पुरानी लीग है? 2 साल पुरानी। जब आपके बोर्ड के अंदर ही आपको सिर्फ कप्तान बदलने की सोचो, आपको सिर्फ पॉलिटिक्स करने की सोचो, तो आप किस तरह अपने आप को इसको लुक्रेटिव बनाएंगे? नहीं सो कोई मतलब इन विजन ही इन नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है। अगर मैं समराइज करूं जी तो जी, मतलब आप कंटिन्यू यही करें। यही कहना चाह रहे हैं ना कि पाकिस्तान बोर्ड के पास पैसा नहीं है कि वो उतना दे सकें जो मैच करा सकें जो प्लेयर्स को जैसे नहीं नहीं पीएसएल में नहीं मिलते नहीं हैं नहीं नहीं इन्होंने। नहीं नहीं, आशीष आशीष आशीष, पैसा है, पैसा है, मैं ये नहीं कह रहा पैसा नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत पैसा है, पैसा है। लेकिन अभी तक उस नहीं पैसे का देखो इस्तेमाल सही एक जगह नहीं एक मिनट किया एक गया। मिनट इन्होंने ये नहीं कहा कि आप आईपीएल के हिसाब से मैच कराएं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बिकॉज इन्होंने जनरल बात कही है। एग्जांपल पाकिस्तान का दिया है कि जैसे इंडिया ने आईपीएल के हिसाब से प्लेयर्स को मैच करा दिया, तो पाकिस्तान को पीएसएल के हिसाब से मैच करा देना चाहिए, वेस्ट इंडीज को कैरोबियन प्रीमियर लीग के हिसाब से मैच कराना चाहिए, या श्रीलंका है तो श्रीलंका प्रीमियर लीग के हिसाब से मैच कराना चाहिए। तो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। सो इसी वजह से हाँ जी, इसी वजह से हारिस रऊफ ने छोड़ी ना। हारिस रऊफ ने टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं दी। जब ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ जैसा बॉलर जा सकता था और हमारे लिए बड़ी बेनिफिट हो सकता था हारिस रऊफ का जाना। अब ये जो चीज है इस पे मैं आपको गारंटी से खबर दे दूं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे अभी मोहसिन नकवी ने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, प्लेयर्स के साथ मीडिया टॉक की है। मोहसिन नकवी ने डायरेक्ट कह दिया कि अगर आपने पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी और आपने दूसरी लीग्स को प्रायोरिटी ना दी, आपने मुल्क को पहली प्रायोरिटी रखी, तो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो गए और उसमें इजाफा किया जाएगा, उसमें अच्छी अमाउंट एड इन की जाएगी। लेकिन ये तब कि जब आप पाकिस्तान को प्रायोरिटी नजर आएगी। अब आपको गारंटी से खबर दे दूं, कुछ दिनों में, कुछ दिन भी नहीं, अब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के बाद आपको ये चीजें और क्लैरिटी में नजर आ जाएगी, क्योंकि इस पे वर्किंग अब शुरू हो गई है। इस पे वर्किंग शुरू हो गई है, तो इसका अभी तक मतलब जो आप आपका मानते हैं सवाल ना था, कि ये होना चाहिए, जैसे ये तो जो देखिए ये इनिशिएटिव तो होना चाहिए बीसीसीआई ने लिया है ऑब्वियसली। वो देखिए सबको करना आशीष चाहिए। आशीष, टेस्ट क्रिकेट ऑलवेज इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। टेस्ट क्रिकेट आपको नाम बनाती है, टेस्ट क्रिकेट आपको बेसिक्स ऑफ द गेम सिखाती है। टेस्ट क्रिकेट आप नहीं खेलोगे फिर आपका हाल भी शादाब खान जैसा हो जाएगा। अब शादाब खान क्या था और क्या बन गया, मतलब अभी तक वो 8 साल आए और अभी तक शादाब खान को यही नहीं पता कि उसको 4 डिलीवरीज एक साथ कैसे करनी, 4 डिलीवरीज एक जगह उस बंदे से नहीं होती। आप ये देख लेना। तो यही है टेस्ट क्रिकेट। अब आप आपके पास सबसे बड़ी मिसाल है युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल क्यों आगे नहीं गए पे? क्योंकि उन्होंने आज तक, आई डोंट नो कि वो रणजी वगैरह खेलते हैं, सॉरी टू से, आई डोंट नो कि मुझे रणजी वगैरह का उनका नहीं पता, लेकिन उस तरह युजवेंद्र चहल को कम भी अगर खेलते हैं।
कम खेलते हैं। वही ना, टेस्ट क्रिकेट को नहीं उन्होंने प्रायोरिटी की, तो वो बस अब वो एक लीग क्रिकेटर एक वो बन के रह गए हैं कि अब वो लीग आई 4 थिंक ओवर दैट्स कर दैट्स देंगे। दैट्स अ वैलिड पॉइंट। बहुत सारे लोग आते हैं यूजीसीएल की बात करते हैं, यहाँ पर भी हमारे एक व्यूअर हर्षित हैं, वो लिख रहे थे चहल करियर फिर बारे में। कुलदीप और यूजी एक साथ आए थे ना, कुलदीप और यूजी को, फिर कुलदीप और यूजी में क्या डिफरेंट है? कुलदीप ने हमेशा अपनी बारी की वेट की और रेड बॉल के लिए वेट किया, और कुलदीप को हम सब कहते हैं कुलदीप चाइना मैन है अंदर। कुलदीप का प्रोसेस भी तो देखे ना, फिर दिल्ली कैपिटल्स के साथ जब वो था, फिर कुलदीप ने जिस तरह अपने कोचेस के साथ वर्क किया, और कुलदीप ने टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह अपनी लगन के साथ बॉलिंग की है, मतलब यार एक लेफ्ट आर्म नहीं, यूपी के लिए बॉलर। उन्होंने, हाँ, यूपी के लिए सेंट्रल जोन के लिए उन्होंने मतलब जितनी उनके पास जितना टाइम था या जो था, उन्होंने उतनी क्रिकेट खेली है। सो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेली है, और आशीष वही देखे ओवरऑल फिर रिवॉर्ड है ऐसे ही जो उनको जो मिल रहा है। आपके पास रिजल्ट आ जाता है। कुलदीप, चाहे कुलदीप स्ट्रगल करता हो, या चाहे कुलदीप के पास उस तरह कुलदीप टेस्ट क्रिकेट में कभी कभी ना इफेक्टिव हो, लेकिन लॉन्गर वर्जन में कुलदीप को उसका फायदा होगा, चाहे वो टी20 क्रिकेट हो, ओडीआई क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट से कुलदीप को भी अब फायदा होगा। अब देखना आप कितना कॉन्फिडेंस लेके कुलदीप आईपीएल में जाता है। चाहे कुलदीप आईपीएल में उस तरह परफॉर्म ना कर सके, लेकिन जो एक कॉन्फिडेंस होगा ना टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करने का, वो कॉन्फिडेंस जब वो आईपीएल में लेके जाएगा, तो शायद वो इवेंचुअली और बेहतर परफॉर्म कर सके कुलदीप। जी आशीष। एक सवाल बहुत देर से आ रहा है, तो हाँ आई जी, थिंक को वो मैं हफीज के बारे में इसका पूछ जवाब रहे दे हैं। देता हूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। यात्रिका देखे, उस टाइम बड़ी अनस्टेबिलिटी जा रही थी पाकिस्तान क्रिकेट में, बाबर आजम को नई नई कैप्टनसी से हटाया गया था। जका अशरफ के सबसे क्लोज वन जो थे, जो जैसे जका अशरफ जिसको सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे, वो दो क्रिकेटर्स थे, एक थे मिसबाह उल हक, एक मोहम्मद हफीज। मिसबाह उल हक ने तो कोचिंग से मना कर दिया था, क्योंकि सीजन पास में भी जब वो आए थे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की कोचिंग, पाकिस्तान क्रिकेट की कप्तानी, ये चीजें ऐसी जॉब्स होती है जो आपके लिए बहुत ज्यादा टफ होती है। मीडिया को हैंडल करना, क्रिटिसिज्म, हर जगह से आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर होता है। सो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। लेकिन मोहम्मद हफीज, इसकी मैं आपको क्लैरिटी दे दूं, शान मसूद टेस्ट कैप्टन, शहनशाह अफरीदी टेस्ट कैप्टन, टी20 कैप्टन, ये दोनों मोहम्मद हफीज के अप्रूवमेंट से आए थे। मोहम्मद हफीज ने इनको अप्रूव किया था। कोचेस जो लगे, सईद अजमल, उमर गुल, वो भी मोहम्मद हफीज ने लगाए। जका अशरफ जो क्रिकेटिंग डिसीजन का मशवरा करते थे, वो मोहम्मद हफीज से करते थे, और ये कहने में कोई, इसमें कोई डर की बात नहीं होगी, और ये मैं बोल्ड एंड ब्रेव होके ये बात करता हूँ, मोहम्मद हफीज ने अपने आप को कोचिंग पे रखा था, या कि हम कहें कि जका अशरफ ने उसको डायरेक्टर रखे थे। देखिए, कोचिंग का एक्सपीरियंस देखे मोहम्मद हफीज के पास नहीं था, मैं मानता हूँ, लेकिन जो उनके प्रिंसिपल्स थे, उनकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो एक चेंज लाने वाला बंदा था। वो अलग बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर के बड़े मसाइल थे, लेट्स नॉट गेट इनटू इट, बहुत लंबी बात चली जाएगी, जो नहीं, चेयरमैनिस्ट के मसले। मेरे को आप एक मिनट, मैं देखो, मैं एक आउटसाइडर हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मेरे को आप वो बताओ ऐसा कुछ कंक्रीट जो मोहम्मद हफीज ने किया, जो प्रोसेस के हिसाब से सही था, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिले। बिकॉज इन इंडिया, बिकॉज हम बाहर से देख रहे हैं, इंटरनल चीजें हमें नहीं पता है, क्योंकि हम रिजल्ट देख रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान टीम हैमर की गई ऑस्ट्रेलिया में, तो हमें वही पता है। बट क्या ऐसा कुछ किया था मोहम्मद हफीज ने जो जो अप्रिशिएट करने लायक था चेंज के हिसाब से? जैसे आपने कहा कि वो जिस तरह के पर्सन है, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें की। मोहम्मद हफीज ने चेंज लाने से ज्यादा एक चीज शायद सेलेक्टर को इस पे देना चाहिए, कि हमारे रिसेंट पास में एक ही टीम खेले जा रही थी टेस्ट में ज्यादा चेंजेस नहीं होती, जिस तरह आमिर जमाल की इंट्रोडक्शन और ये सारी चीजें, ये मुझे अच्छा लगा। मोहम्मद हफीज, मैं आपको गारंटी से बात बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट को, जो आपको अंदर की बातें पता है इंडियन क्रिकेट की, वो मुझे नहीं पता होगी, जो मुझे पता है वो आपको नहीं पता होगी। ये तो एक बिटर ट्रूथ है जिसके साथ हम जिंदा है। अब मैं ऑफ द रिकॉर्ड तो वो बात कर सकता हूँ, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कुछ मसले मसाइल है। आशीष, एक बात मैं आपको गारंटी से बता दूं, अपनी प्योर सोर्स से और अपनी गारंटी से, कि मोहम्मद हफीज चेंज लाना चाहता था। जो उसके प्रिंसिपल थे, कमाल के थे। जो उसका वे ऑफ अप्रोच था मॉडर्न डे क्रिकेट को लेके, वो कमाल का था। लेकिन जिस तरह एक होता है ना, आप अकेले खड़े हो जाते हैं और आपके पास एक अच्छा, फैन मेरे को, आर्मी आ जाती, मैं फैन समझ आर्मी गया, आ जाती। आपका पॉइंट मैं समझ गया। मेरे को एक छोटी सी चीज बताओ जो शायद मेरी क्यूरियोसिटी भी है, कि कुछ सेंसरशिप होती है पाकिस्तान में यूट्यूबर्स पे, या जो लोग मीडिया में, सोशल मीडिया में जहां भी हैं, उस पे सेंसरशिप होती है पाकिस्तान में यार देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से? सेंसरशिप से ज्यादा आपको, जो जका अशरफ जो है ना, ये जब आए थे, इनका शुरू से एक था, जो मीडिया डिपार्टमेंट है ना, ये एक बंदा रखते थे। एक बंदा रखते थे जो रोज मॉनिटर करता था कि अच्छा उसने क्या बोला, आज तक शो में क्या हुआ, मैं मिसाल के तौर में कह रहा हूँ, हाँ। आज गेम ऑन थ्रेड मैच पे क्या हुआ, आज ये क्या हुआ, सारी चीजें, वो जो क्रिटिसिज्म नेगेटिविटी वगैरह होती थी, सारी को इकट्ठा करके वो एक दिन की रिपोर्ट उन्हें देते थे। ये जका अशरफ के दौर में हुई है।
और वो बंदे ने जिस तरह ज़का अशरफ को रिपोर्ट की, उसी की वजह से बड़ी गंदी ड्रेसिंग रूम लीक्स आई जो वर्ल्ड कप में नहीं होनी चाहिए थी। जर्नलिज्म बहुत बुरा हुआ, बहुत अनएथिकल जर्नलिज्म हुआ इस दौरान में, कि जिस तरह आपकी टीम नीचे डाउन जा रही थी, आपको एक सहारे की जरूरत थी, आप अंदर जो प्लेयर्स की भी डिवाइड और बड़ी ऐसी चीजें खिचपिच पढ़ के, उसकी वजह से बड़ा हमारा इसमें ना क्या कहते हैं डाउनफॉल का जिम्मेदार ये है। और जिस तरह आपने सेंसरशिप की बात बोली, मैं आपको फिर से बता दूं, ये ज़का अशरफ के दौर में बड़ी रेगुलरली हो रही थी कि यूट्यूबर्स, चाहे कोई जिसके 10 सब्सक्राइबर भी हो, शायद उसके पास भी, चाहे वो भी अगर कोई ऐसी बात करते तो उसके लिए भी कोई एक अलार्मिंग नोटिस, ये चीजें होती थी। क्योंकि देखे, काम आप गलत करते हैं, काम आप करते नहीं है, बातें आप करने आती है, और अगर आपको कोई अच्छी बात पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कर दे और उसके हम अपना ओपिनियन शेयर करें कि ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा अगर आप ये चीजें इसमें करेंगे तो और बेहतरी आएगी, उसको आप कहते हैं हम पर्सनल अटैक कर रहे हैं, तो ठीक है, फिर आपने क्या कहते हैं रिजल्ट्स देख लिए। लेकिन अब मैं आपको बता सकता हूँ जो मोहसिन नकवी आया, ही इज अ क्रेडिबल मैन, एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, सीएम पंजाब रह चुके हैं, जो हमारे इधर, मैं खुद पंजाब से हूँ, लाहौर से। सीएम पंजाब में जिस तरह उन्होंने अपनी सर्विसेज दी है, एक साल कमाल की थी, हमने डेवलपमेंट्स देखी है हर चीज में, बहुत सारी है। क्योंकि इंडियन व्यूअर्स को तो इतना पता नहीं होगा कि हमारे इधर क्या मसले मसाइल होते हैं। जिस तरह हमारे हॉस्पिटल्स का सबसे ज्यादा जो एक बड़ा इशू रहता है, हॉस्पिटल्स में हमारे इधर बेड्स, हमारे इधर एसेसरीज, ये सारी चीजें बहुत कम होती है वहां पे मतलब लगाना। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है उन्होंने इन शॉर्ट। बहुत ज्यादा जो जो नहीं करते थे, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिसेंट पास पे नहीं किया, उसने बड़ी स्पीड से काम किया। एक साल जो लोग 5-5 साल ना कर सके, उसने एक साल में किया। ही इज अ क्रेडिबल मैन। जिस तरह उसने आके पहले कॉन्फ्रेंस दी है, आई एम होपिंग सम बेटरमेंट। मैं ये नहीं कहता कि हर पीसीबी चेयरमैन आके बातें करता है, प्रैक्टिकली करेगा तभी हमारे पास क्लियर पिक्चर आएगी। लेकिन आई एम होपिंग, एक होप है, एक उम्मीद की किरण है कि शायद सूरज पलटेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी वो चीज आएगी जो हम काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो प्रोफेशनलिज्म के मैार पे उतरती है। सो अच्छा मेरे मोहम्मद को हफीज एक, का मैं ये, हाँ हाँ हो मोहम्मद गया, हफीज का आई ये थिंक आखिरी का जवाब उस बस पे मैं आपको बता दूं। हाँ जवाब आई थिंक हो गया उस पे। मैं भी कुछ चीजें आपसे जानना चाह रहा था बिकॉज हम कनेक्ट करते हैं। हाँ जी। अ, कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था। हाँ, मैं एक चीज देख रहा हूँ, एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर जो भी अपना यूट्यूब क्रिकेट शुरू करते हैं, वो इतने इंडिया सेंट्रिक क्यों रहते हैं? वो यार पाकिस्तान देखिए, क्रिकेट को उतना क्यों नहीं फॉलो करते? आशीष देखिए, बिकॉज इसका बड़ा क्लियर कट हाँ, जवाब है। हम्म, इसका बहुत क्लियर कट जवाब है। देखिए, आईसीसी भी अब इंडिया पाकिस्तान को बहुत सीरियस लेते हैं। आप ये देख ले कि वर्ल्ड टी20 के पोस्टर में सबसे पहला जो पोस्टर आया था, वो आया था शहनशाह अफरीदी और विराट कोहली का। मतलब इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन वनडे का है, इंग्लैंड रिसेंट वर्ल्ड चैंपियन है। सबसे पहला पोस्टर किसका आता है? विराट कोहली और शहनशाह अफरीदी का। सबसे अब ज्यादा वही मतलब ऑडियंस। इंडिया पाकिस्तान बनाना है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान एक वो टॉपिक है जो लुक्रेटिव है। इंडिया पाकिस्तान पे जो बंदा बात करेगा, उसको लाजमी बात है लोग सुनेंगे। क्योंकि देखिए, इंडिया पाकिस्तान जो है ना क्रिकेट में, आप अब आप इंग्लैंड पे बात करेंगे, आपको कितने को लोग सुन लेंगे? अब आप मुझे खुद बताएं। आप जिम्बाब्वे पे, आप ऑस्ट्रेलिया पे बात कर ले, आप श्रीलंका पे कर ले। इंडिया पाकिस्तान वो जो दो हॉट टॉपिक्स है जिनका आपको बोर्ड के नाम भी पता होता है, कि आप मुझे बता दें, एक इधर आप किसी फैन से पूछ ले, किसी से पूछ ले, किसी व्यूअर से पूछ ले, अब भी मुझे बताए न्यूजीलैंड के चेयरमैन का नाम, अब भी मुझे बताया ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन का नाम, किसी को नहीं पता व्यूअर्स होगा। व्यूअर से छोड़ो, शायद हम भी उतना नहीं फॉलो करते सीरियसली वो कि हम हमें भी क्या नहीं पता ना, कौन चेंज हो गया। हाँ, वो हो हमें जाता भी है नहीं पता। अपॉइंटमेंट, हाँ जी। याद रखने लेकिन के लिए हमें जिंदगी में ये बहुत कुछ है वैसे भी। लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ हो ना हो रहा हो, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ईशान किशन हार्दिक पांड्या के भाई के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, इस वजह से उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ था। हमें ये याद है। ट्रू, वेरी ट्रू। और वो भी हम पाकिस्तानी है, लेकिन इंडिया से बैठे हुए उस बंदे को ये पता है कि बाबर आजम ने जब कप्तानी छोड़ी थी तो उसके पीछे जका अशरफ का हाथ था। वो इंडिया में बैठा हुआ बंदा है। सो ये चीजें है कि नहीं, वो ये चीजें, खबरें भी उस तरह की ज्यादा निकल करके आती हैं, इसलिए पता रहता है ना, जो आप डे इन डे एक आउट देखते देखिए, हैं। हाँ बैंटर रहता है। देखिए, यू कैंट राइट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान है वन, पाकिस्तान को भी आप कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते, इंडिया को भी नहीं आप राइट ऑफ कर सकते। ये दोनों टीमें जब आती है, न्यूट्रल बंदा भी, दोनों मुल्क भी, सबसे ज्यादा लुक्रेटिव किस्म जो कहते हैं ना, जिसको आईसीसी के लिए सबसे ले आईसीसी के लिए क्या फायदेमंद है, वो सबसे ज्यादा फायदा लेके आती है
इंडिया चलिए पाकिस्तान, कुछ और चाहे सवाल वो लेते हैं थोड़े से, क्योंकि कुछ और व्यूअर्स के भी सवाल हैं, सारे सवाल यात्रिका के ही ले रहे थे। ये नीलाद्री बोस हैं, ये पूछ रहे हैं, डू यू थिंक केएल राहुल हैज अंडर अचीव इन हिज करियर गिवन द टैलेंट ही हैज? यार देखिए, केएल राहुल जो है ना, मैं शुरू से बात करता हूँ, केएल राहुल के टैलेंट में नहीं मसला, केएल राहुल के पोटेंशियल में नहीं मसला। केएल राहुल इतना पोटेंशियल प्लेयर है, इतना पोटेंशियल प्लेयर है कि जिस दिन वो अपने ग्रुप में हो ना, वो एक ही दिन वो विराट कोहली और रोहित शर्मा का कभी कभी मुझे मिक्सचर लगता था। उसके पास वो शॉट्स भी है, उसके पास वो टेम्परामेंट भी है, उसके साथ वो मेच्योरिटी है। सिर्फ उसका जो मसला है ना, पता नहीं वो किस जोन में रहता है, कौन से जोन में वो अपने मेंटल, उसका असल मसला ही मेंटल फिटीक है। वो जब क्रंच मोमेंट्स आते हैं, और वो क्रंच मोमेंट्स भी नहीं, वो ना एक लगता है दबा दबा सा क्रिकेटर, नॉट टू कॉन्फिडेंट गाय। वो मैं कॉन्फिडेंस नहीं रिफ्लेक्ट होता मुझे के राहुल से ना, आई डोंट नो। लेकिन वो के राहुल के अंदर अगर ये चीज आ गई ना, ये कॉन्फिडेंस, और जो एक होता है एक एग्रेसिव से ज्यादा आपके अंदर वो जो चीर फाड़ने वाली एक सलाहियत आ जाती है, के राहुल काफी बेहतर हो जाएगा। लाइक मैं तो कभी कभी एग्जांपल में कहता हूँ कि यार ही इज लाइक कि हनुमान, उनको जब आपको आई आई डोंट नो आपको रामायण का रेफरेंस पता है या नहीं पता है, तो एक टाइम पर उनको उनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ी थी, पावर्स उनकी क्या है, एबिलिटी क्या है। सो केएल राहुल इज दैट काइंड ऑफ पर्सन की एबिलिटी बहुत है यार, मतलब इतना नेचुरल टैलेंट भगवान भी किसी 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 खिलाड़ी को देता है। ऑब्वियसली उनकी मेहनत भी है, सब कुछ है, बट इतना नेचुरल टैलेंट बहुत कम खिलाड़ियों के पास होता है। और कंसीडरिंग द टैलेंट जो व्यूअर्स भी बात कर रहे हैं, आई फील उन्होंने बहुत कम डिलीवर किया है इंडिया के लिए, बहुत बहुत ज्यादा अंडर अचीव किया है। इतने साल से खेल रहे हैं, कोई ऐसा कुछ ओकेजन्स छोड़ दें, मतलब ऐसा कोई खास उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट में अभी तो नहीं देखता कोई भी व्यूअर। मेरे हिसाब से हैं उनके कंट्रीब्यूशंस, बट जितना टैलेंट था, जितना पोटेंशियल था, उस हिसाब से बहुत कम है वो। एक अच्छा, एक सवाल एक यात्रिका का अगर आप सवाल ले ले, यात्रिका का प्लीज, प्लीज प्लीज, यात्रिका का एक ये सवाल एक अगर सवाल आप ये ले ले। वाला लेते हैं, फिर यात्रिका के सवाल पे अ, आते हैं, बाकी व्यूअर्स का भी आशीष सवाल ले आशीष लेते हैं। असल में आई हैव टू गो जरा, थोड़ा सा आज क्या कहते हैं, मैंने इशू है, सो ओके पीछे से मुझे ओके, जरा एक काम है। हाँ जी, इसी वजह से यात्रिका का एक मैंने सवाल देखा है, वो ठीक चीज है मैं ठीक है, क्लैरिफाई ये वाला करना सवाल चाहता की हूँ। बात कर माय रहे हैं निशान। प्रॉब्लम नहीं, माय प्रॉब्लम विद एवरी अदर यूट्यूब वाला। ओके अच्छा, ये मैं पढ़ता हूँ। माई प्रॉब्लम विद एवरी अदर यूट्यूबर इज आइदर दे आर टॉक्सिक अगेंस्ट इंडिया टू प्लीज पाकिस्तानी फैन, और प्लीज इंडिया बाय बैशिंग पाकिस्तान। रेयर पीपल लाइक आशीष भाई हु टॉक प्योर क्रिकेट। देखे, ये जो है, ये आपने स्पॉट ऑन बात की है, ये आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए, अब जो इंडियन बंदा है ना, वो इंडियन बंदा अपने लिए जो बात करेगा, वो अपनी टीम को बैश बैश नहीं करेगा, वो अपनी टीम को कंस्ट्रक्ट क्रिटिसिज्म करेगा, क्योंकि वो बेहतरी चाहता है। लेकिन जब वो पाकिस्तान क्रिकेट को कवर करेगा, वो न्यूट्रली अपने एनालिस्ट वाले मोड में आ जाएगा, जो ऑनेस्ट बात करेगा, और उस पर वो बैश नहीं करेगा, क्योंकि उसको उसकी बेहतरी नहीं चाहिए, वो उसका मुल्क नहीं है। वो सिर्फ उस पर एक न्यूट्रल परस्पेक्टिव अपना ओपिनियन दे सकता है। लेकिन जब वो इंडिया पे होगा, वो अपने दिल से बोलेगा, उसका दिल बोल रहा होगा, उसका हार्ट बोल रहा होगा कि यार क्यों नहीं ऐसा हुआ। फिर वो प्योर ऑनेस्ट होके प्योर फैक्ट्स बोलेगा, चाहे उसमें उसका जो डेकोरम है वो वॉल्यूम ऊपर भी हो सकता है। सो ये चीज होती है कि जो बहुत से लोग नहीं समझ पाते, वो कहते हैं कि आप अपनी कंट्री को आप क्या कहते हैं नेगेटिव साइड पे लेके इंडियन व्यूज ले रहे हो। नहीं, हम चाहते ही यही है। फिर जब इंडिया जीतता है ना, जब इंडिया जैसे अगर वर्ल्ड कप जीतता है, जैसे इंडिया अगर T20 वर्ल्ड कप जीतता है 2024 का, फिर ये आशीष भाई हो गए जो सबसे ज्यादा अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होगे, उस टाइम आशीष भाई सेलिब्रेट कर रहे होगे। लेकिन अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है, ये अपना ओपिनियन दे रहे होगे, न्यूट्रल वे में, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में। सो ये बात होती है, ये मैंने नहीं आपको चीज नहीं, क्लैरिफाई इसको करनी थी। इसको मैं थोड़ा सा और प्रोस्पेक्टिव में रखता हूँ। आपने आधी बात उसमें कवर कर ली, बट आई थिंक बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अननेसेसरी क्रिटिसाइज करते हैं आशीष वो है, इंडियन वो तो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इंडियन, फिर तो उधर दोनों और साइड हाँ, है, उसका बॉर्डर के हाँ दोनों ये साइड है। उसका दूसरा भी है कि वो इंडियन प्लेयर्स को मतलब ज्यादा उनके बारे में अच्छा बोलेंगे, सो दैट वो इंडियन व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सकें। दोनों साइड आई बिलीव कि आई थिंक जो मेथड उधर है, इसका अपोजिट मेथड इधर है, बिकॉज आई नो इट कि जैसे हमारे इधर क्या है कि वो
उनको पाकिस्तानी व्यूअर्स तो लेने नहीं है, उनको इंडियन व्यूअर्स ही चाहिए। बट वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करेंगे या इंडियन यंग प्लेयर्स को पाकिस्तान के बड़े प्लेयर से कंपैरिजन करेंगे और वो करेंगे, वो चलता है। बट तो वो तो अपने कंट्रीज के व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है बहुत सारे आते हैं कि उनको इंडियन व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना है, इंडियन व्यूअर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, तो वो शायद एक एक ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एग्जैक्टली, एंड दिस इज अ प्योर एग्जांपल बाय आशीष। देखिए, अब आप जो है आप मेरे से पूछेंगे, मैं हमेशा इसी बात का हूँ कि अगर इंडिया भी कुछ खेलेगी मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा अपना, लेकिन मेरा जो होगा ना वॉइस का डेफिशिट वो कम होगा, क्योंकि मैं इंडियन क्रिकेट को मैं नहीं चाहता कि इंडिया सक्सेस करे, क्योंकि मेरी वो कंट्री नहीं है। लेकिन मैं जब पाकिस्तान पे होगा मैं वही बात सेम ऑनेस्टी में कह रहा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ एंड में मैं उस मुल्क का हूँ, मैं चाहता हूँ वो बेहतर करे। वही सेम आप आशीष भाई पे ले, आशीष भाई जब इंडिया हारेगा वो प्योर फैक्ट्स वाली बात करेंगे, ऑनेस्ट अपना ओपिनियन देंगे, फैक्चुअल बात करेंगे, लेकिन उनका शायद वॉइस में शायद डेकोरम थोड़ा ऊपर हो सकता है, शायद वो वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर हो। लेकिन पाकिस्तान के नहीं टाइम देखो, मैं ओके। मैं अगर जैसे ऑनेस्टी से बोलूं अपने बारे में, तो ऑब्वियसली बीइंग अ इंडियन मैं चाहता हूं कि इंडियन क्रिकेट सुप्रीम हो, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। दूसरी चीज जब बात कौन आती नहीं है, चाहता अपनी अपने मुल्क के लिए, सब हाँ ये नहीं, सब लोग यही वो तो चाहते हैं। नेचुरल है, बट मैं सेकंड पॉइंट पे आ रहा था कि जैसे अब पाकिस्तान वाली बात है, तो मतलब फेजेस होते हैं। कभी मेरे को शायद जैसे वर्ल्ड कप शुरू हुआ, सो ऑनेस्टली मतलब मैं इसको कोई मेरे को कहने में वो नहीं है, मैं चाहता था पाकिस्तान हारे। बट जब पाकिस्तान 2-3 मैच हार गई, देन आई थॉट कि यार मतलब इतनी भी बुरी टीम नहीं है पाकिस्तान, जिस तरह से हार रही है, सो दे शुड डू वेल। बट एट द एंड पाकिस्तान ने अच्छा किया नहीं, तो वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है। बट मेरा ये नहीं है, फिक्स नहीं है कि मैं हमेशा ये कि पाकिस्तान बुराई करे, पाकिस्तान खराब ही खेले, पाकिस्तान पिटती रहे, वो नहीं है। मतलब आई ऑलवेज ट्राई टू इन बी इन अ बैलेंस। शॉर्टर वे, इन अ हाँ, शॉर्टर वे समराइज के जो जिस क्योंकि दिन क्योंकि ऑन द पता है डे क्या हुआ था, परफॉर्मेंस होगी। पता है हाँ जी। हुआ क्या था, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जो एक माहौल बना था, और कई बार वो माहौल आपको इन्फ्लुएंस करके जाता है, आपके व्यूज के लिए जो माहौल होता है वो इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज थोड़ा सा बयानबाजी भी और जो सारी चीजें जिस तरह से हो रही थी, तो कई बार जो आउटसाइड पीपल हैं वो भी उस तरह उस का टाइम वो आशीष एक क्रिएट कर माहौल देते हैं। एनवायरनमेंट बना होता है ना, एक माहौल एक एनवायरनमेंट बना होता है कि आप बड़े हाइपर मोड पे होते हैं, क्योंकि 4 साल हाँ बाद एक तो वर्ल्ड कप आता है, 4 साल हाँ, बाद एक वर्ल्ड कप आता है, और उसमें इस तरह की डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हो कि आपने होमवर्क ही नहीं किया, 4 साल में कुछ किया ही नहीं। सो वो हम्म, नेचुरल भी होता है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स को मैं इधर इधर आपको पूरी तरह कंडेम करता हूँ कि अपने आप को पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे, खेल पे बात करे, फैक्चुअल बात करे, आपकी बात नहीं सुनी मैं जाएगी। तो देखो अगर आप पाकिस्तान पे पर्सनल बात पाकिस्तान पे करते हो, बहुत रेयर बात करता हूँ मैं पाकिस्तान पे। सो नहीं मैं अपने एक्चुअली अपने आई अपने ट्राई टू पाकिस्तान की को कह रहा हूँ, मैं अवॉइड। अपने हाँ पाकिस्तान को कह रहा हाँ हूँ कि आप अगर किसी के प्लेयर पे बाबर आजम को सपोज आप बात करते, तो आप उसके आपका कोई गर्ज नहीं है कि वो क्या खा रहा है, आपका कोई गर्ज नहीं है कि उसकी ट्विटर पे क्या कौन सी पिक्चर्स है, आपका ये कोई गर्ज नहीं है कि आप उसे कोई गाली दे या आप कोई अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करें। सो आशीष, आई हैव टू गो, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो। आशीष, वेल डन, congratulations to India, great series win, one of the best series win in the recent years, होम की वन ऑफ द बेस्ट, पिछले डेकेड की शायद कहना चाहिए सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज विन। और जो ट्रांजिशन आ रही है और जय शाह ने जो एक कदम लिया, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था, वो सॉरी मैं लेट हो गया, उस पर एक अलग से वीडियो करेंगे कि आईपीएल में तो हार्दिक पांड्या पूरे मैच खेलता है, लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट आती है तब क्या। ये थोड़ी सा एक लंबा टॉपिक है, इस पे मैं आऊंगा। जरा ये ठीक जो है, ओके। वर्ल्ड कप से पहले वर्कलोड का मैंने पूछना है कि 14 के 14 मैच खेलोगे, फिर 28 मई को आईपीएल खत्म होगा, 6 जून को वर्ल्ड कप है, क्या करेगी फ्रेंचाइजीज, वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है या आईपीएल, इस पे हम एक टॉपिक ले आएंगे आगे। सो उस पे हम हाँ बड़ी जरूर, डिटेल डिस्कशन जरूर करेंगे और जरूर। मेरे फैक्चुअल बातें होगी जो मैं आपके सामने लाऊंगा, हर एक फास्ट बॉलर का और हर एक स्पिनर का और हर एक बैट्समैन का वर्कलोड भी मैं आपको बताऊंगा कि किन टैंडम्स में किन किन सिटीज में उन्होंने जाना है, और फिर उसके बाद किस डिमेंशन में जाके उन्होंने वर्ल्ड कप में खेलना है। सो थैंक यू सो मच आशीष, हमेशा अच्छा लगता है जब आप बुलाते हैं। आपका बहुत सारा क्या कहते हैं, मैं इज्जत करता हूँ जो आप ने बड़ी फैक्चुअल बातें करते हैं। बहुत कम लोग हैं इंडिया में, बहुत कम लोग हैं, और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और क्रिकेट बियॉन्ड बॉर्डर उसको हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच थैंक यू, आशीष। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। एक दो सवाल हैं, मैं कुछ व्यूअर्स के जो अभी तक आंसर नहीं किए वो मैं ले लेता हूँ।
एक टॉक ने पूछा था क्या टी20 वर्ल्ड कप में सरप्राइज एंट्री हो सकती है इंडियन फास्ट बॉलिंग में? इंडिया मुकेश आवेश काफी प्रेडिक्टेबल टाइप बॉलर हैं, बुमराह, अर्शदीप, हु अदर? आई थिंक देखो, चूंकि वर्ल्ड कप जो है वो वेस्ट इंडीज में है, तो एक बुमराह है, एक अर्शदीप है और तीसरा सिराज है। ये 3 फास्ट बॉलर हैं आपके। मुझे लगता है ये 3 आपके मेन रहेंगे। एक आधा फास्ट बॉलर का चांस बन सकता है, बट बड़ा मुश्किल है, बिकॉज एक फास्ट बॉलर आप हार्दिक पांड्या को भी कंसीडर करके चल रहे हैं, और एक प्लेयर जो हम उस दिन 15 चुन रहे थे जब वर्ल्ड कप की, तो आया था कि आपको बैकअप ओपनर चाहिए, चौथा स्पिनर या ऑलराउंडर चाहिए, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल, शिवम दुबे और दीपक चहर जैसे जगह के लिए लड़ाई थी। तो शायद आप प्योर बॉलर ले नहीं पाएंगे वहां पर, एक जगह जो बचती है। बाकी चूंकि आप जैसे विकेट कीपर अगर किसी को भी चुनेंगे, तो आपका जो टॉप 6 में बैट्समैन है उनमें से कोई विकेट कीपिंग करता नहीं है, तो आपको 2 विकेट कीपर चुनने ही पड़ेंगे। तो उस वजह से फास्ट बॉलर की जगह भी लिमिटेड है। मतलब 3 तो श्योर शॉट हैं कि अर्शदीप, बुमराह एंड सिराज। देन फिर आप देखें हार्दिक पांड्या चौथे फास्ट बॉलर हो जाते हैं। तो वो 5वां फास्ट बॉलर आप खिला पाएंगे, उसके लिए आपको बैकअप ओपनर छोड़ना पड़ेगा शायद। बैकअप ओपनर छोड़ना पड़ेगा या बैकअप ऑलराउंडर छोड़ना पड़ेगा, तो वो स्पॉट छोड़ना पड़ेगा अगर आपको 5वां फास्ट बॉलर खिलाना है। तो शायद मुझे लगता है कि वो चीज नहीं हो पाएगी। तो आपके फास्ट बॉलर जो है वो अभी यही रहने वाले हैं। अजय पूछ रहे हैं क्या पाकिस्तान क्रिकेट में फेवरेटिज्म है? अच्छा, अभी तो वो चले गए ये सवाल, तो खैर वही जवाब दे सकते थे इसका। और कुछ सवाल किसी का रह गया है तो मैं एक बार देख के पढ़ लेता हूँ। बहुत साल इंडिया पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं देखा, एक बार WTC फाइनल में। यार हम तो बार बार पहुंच रहे हैं, वो नहीं पहुंच रहे, उनसे पूछते हैं ये सवाल। चलो बाकी और कोई सवाल मेरे को, हर्षित, तो हम 1 to 1 सवाल जवाब कर सकते हैं। एक सवाल और मेरे को किसी का दिख रहा था, मुकेश तिवारी, आईपीएल में अब की बार फास्ट बॉलिंग पिचेस तैयार की जा रही हैं। देखो आईपीएल तो आपको पता है कि हर कोई चौके छक्के देखना चाहता है, और हमेशा अच्छी बैटिंग विकेट होती हैं कि 200 रन बने और आपको वो इंटरेस्ट और सारी चीजें देखने को मिले। तो वही मेरे ख्याल से रहेगा, कुछ चेंज आई डोंट थिंक कि आपको वहां पर देखने को मिलेगा। कुछ कुछ वेन्यूज हैं, जैसे चेन्नई हो गया, या जिन टीमों के पास अच्छे स्पिनर हैं, होम कंडीशन यूटिलाइज करना चाहती हैं, तो उधर आप टर्नर्स देखेंगे। कुछ टीमें जिनके पास अच्छे फास्ट बॉलर हैं, तो शायद वो अच्छे फास्ट बॉलिंग वाले विकेट पर भी खेल सकती हैं। बट मोर देन एनीथिंग एल्स आई थिंक ये बैटिंग विकेट्स ज्यादा होंगी। कुछ कुछ हो सकते हैं ऑड ऑड ओकेजन्स या मैचेस जहां पर आपको फास्ट बॉलर वाले विकेट या उस तरह के विकेट देखने को मिले। अदरवाइज आई थिंक ये बैटिंग पैराडाइज ज्यादा होने वाला है। तो दोस्तों इतना ही था फिलहाल आज के वीडियो में। आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरा आप ये भी बताएं कि ये जो हम कोलैब करते हैं या बात करते हैं, बिकॉज अब अपना मना तो होता नहीं है किसी को, तो कोई बोलता है तो फिर हम कर लेते हैं वीडियो किसी के साथ भी। क्योंकि कुछ फीडबैक मेरे को अपने व्यूअर्स से मिला था कि आप मतलब अकेले ही वीडियो क्या करिए, यहाँ पर भी कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस आ रहे थे, मतलब फीडबैक आ रहा था। तो एक बार वो जरूर बताएं कमेंट में, सो दैट मेरे को और क्लियरिटी मिल सके, और आप लोग जो चाहते हैं उसी के हिसाब से करें। सो थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।